CH41 अजीब सवाल। रिया को यूं अचानक ऊपर जाता देख निखिल के कमरे में इशिता निखिल की ओर अपना चेहरा करते हुए पूछती है कि बेटा इसे क्या हो गया, ये ऊपर क्यों जा रही है। निखिल कहता है और रियली माँ आपको नहीं पता आपने सवाल कैसा किया। इशिता कहती अच्छा मेरी बेटी शर्म आ गई है क्या। और इशिता मुस्कुराने लगती है। इशिता को मुस्कुराता देख निखिल कहता है कि आपको ये सब मजाक लग रहा है, आप हम लोगों के साथ मजाक कर रही हैं। आप कैसे मजाक कर सकती हैं हम लोगों के साथ, मम्मी हम आपके बच्चे हैं, देवर या ननंद नहीं जो ऐसे मजाक कर रही हैं आप। इशिता कहती है ये सब बात छोड़, ये बता कि इंटीमेट हुए हो तुम दोनों। कभी ऐसी बातें सुनने के बाद निखिल खाना खाते खाते अचानक से खांसने लगता है और पानी पानी करने लगता है। निखिल को पानी देते हुए इशिता कहती है क्या बेटा तू खांस क्यों रहा है। निखिल कहता माँ आपने ये कैसा सवाल किया है, ये सवाल पूछने से पहले आपको कुछ तो सोचना चाहिए कि हम बड़े हो गए हैं, आपको हमसे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, कुछ तो शर्म कीजिए आप। निखिल की बातें सुनने के बाद इशिता कहती है कि अपने बच्चों से कैसा शर्माना, तुझे छोटा से बड़ा होते हुए देखा है मैंने, और कौन सा तू मेरा जेठ या ससुराल है जो मैं तुझसे शर्म करूं। और जो मैंने पूछ रही वह बता, तू ना उससे ज्यादा बोल ना उससे कम बोल, बस जितना मैं पूछ रही हूँ उतना तू बोल। निखिल अपना सर पकड़ते हुए कहता है आपको शर्म नहीं आ रही है, पर मुझे तो आएगी ना, आप मेरे से ऐसे सवाल करेगी तो आप मेरी माँ है, मुझे दोस्त नहीं। इशिता कहती है मैं तेरी माँ तेरा बाप दोनों हूँ, आज मेरी जगह ये सवाल तेरे बाप करते तो तुझे बताने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे ये बात पता है, पर तुम मुझे अपना दोस्त अपना बाप समझकर बता सकता है, और बता तू। निखिल समझ जाता है कि उसकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है, उसके कुछ भी बोलने का असर उसकी माँ पर नहीं होने वाला है, इसलिए वह अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए ना में अपना सर हिला देता है। निखिल को ऐसा करता देख इशिता कहती है कि मेरा बेटा कितना शर्मिला है, गर्लफ्रेंड होने के बाद भी अब तक इंटीमेट नहीं हुआ है। तभी इशिता कहती है कि रिया तेरी गर्लफ्रेंड कब से है ये बता। निखिल कहता है फर्स्ट ईयर से ही है, क्लास में जब उसका एडमिशन हुआ था उसके 3-4 महीने के बाद से। इशिता कहती कि मतलब तुम दोनों को साथ रहते हुए 1 साल तो हो ही गए होंगे मेरे हिसाब से। निखिल कहता है हाँ। इशिता कहती है और अब तक तुम दोनों इंटीमेट भी नहीं हुए हो, किस जमाने के बच्चे हो यार तुम, इस जमाने के बच्चे तो गर्लफ्रेंड मिली नहीं उनके साथ 3-4 महीना हुआ नहीं कि इंटीमेट हो जाता है, तुमको 1 साल होने को है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तुम दोनों के बीच में। इशिता कहती है कि कहीं तुझे उसके पास जाने से शर्म या घबराहट तो नहीं होती है ना तुझे, और ये सब करने तो आता है ना, या ये सब करने नहीं आता। तो बता मैं तुझे बताऊं कैसे होता है ये सब। इशिता के बातें सुनने के बाद निखिल अपना सर पकड़ते हुए कहता है बस करो आप कैसी बातें कर रही हो। और निखिल अपने मन में ही सोचता है कि दुनिया का कोई भी लड़का इतना शरीफ नहीं होगा कि उसे ये सब करने नहीं आता हो। निखिल को ऐसे इरिटेट होता देख इशिता समझ जाती है कि यह सब बातें उससे पूछने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि निखिल इनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। इसलिए इशिता टॉपिक चेंज करते हुए कहती है और बता किस हुआ। निखिल हाँ में अपना सर हिलाता है। इशिता कहती है चलो अच्छा है, कम से कम ये सब तो हुआ है, तो मुझे लगा ये सब भी मुझे ही बताना पड़ता है। निखिल कहता है बस मुझे खाना खाने दोगी कि नहीं। इशिता कहती कौन सा मैं तुझे खाना खाने से रोक रही हूँ, खाते खाते मेरे सवालों का जवाब दे। तभी निखिल कहता है नहीं माँ मेरा खाना हो गया, मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने कमरे में। इशिता कहती है बड़ी जल्दी है तुझे ऊपर जाने की। निखिल कहता नहीं अब मैं बाहर जा रहा हूँ। इशिता कहती है बाहर क्यों जा रहा है तू। निखिल कहता है क्योंकि मैं अब आपकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इशिता कहती है अच्छा ठीक है, एक काम कर तू ऊपर जा रिया के पास जाएगा, उससे बातें करेगा तो तेरा दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा बेटा। इशिता के मुंह से ये सब सुनने के बाद निखिल शर्माता हुआ कहता है अब बस करो आप इतना क्यों बोल रहे हो। तभी इशिता कहती है कि तुम दोनों साथ सोते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, और निखिल तुम रिया को अपनी बाहों में पकड़कर सोए हुए थे। मन किया कि मैं जगाऊं और पूछूं कि लड़की कौन है जो मुझे बिना बताए तुम अपने बेड पर सुला रहे हो। ओ इससे तभी मैंने जब उसका चेहरा देखा और वह मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैंने तुम दोनों को जगाना जरूरी नहीं समझा और मैं नीचे आ गई। तूने मुझे पहले कभी इससे मिलवाया क्यों नहीं, ये शिकायत अभी भी है मुझे तुझसे, तुझे एक बार तो कम से कम मुझसे मिलवा ही देना चाहिए था। निखिल कहता है कि हाँ ये जो बात है आज आप मुझसे कह रही है वह बहुत पहले ही कर चुकी होती तब आप। इशिता कहती है हाँ वह तो मैं कर ही चुकी होती बहुत पहले। निखिल कहता है बस इसी के कारण मैं नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था यदि मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे सिखाना चालू कर देगी और मैं आपसे कुछ सीखना नहीं चाहता हूँ। इशिता कहती अच्छा चल ठीक है तू ऊपर जा पहले आराम से। नीचे ऊपर जाते हुए निखिल सोचता है कि अच्छा हुआ जो रिया चली गई, नहीं तो मेरे जैसे वह भी पागल हो जाती माँ के सवाल सुन सुन के, मेरी मम्मी कैसे सवाल करती है। CH42 हमला कौन किया। ये सब सोचते हुए निखिल ऊपर रिया के रूम में जाता है। रिया के रूम में नहीं अपने रूम में जाता है। अपने रूम में जाने के बाद निखिल रिया को देखता है और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। उसकी माँ किए गए सारे सवाल उसके दिमाग कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, पर जैसे ही रिया पूछती है कि नीचे क्या हुआ, एक एक करके निखिल को सारे सवाल याद आ जाते हैं जो उसकी माँ ने किए थे। निखिल मन में ही सोचता है कि उसकी माँ ने कैसे कैसे सवाल कर रही थी। रिया का सवाल सुनने के बाद निखिल कहता है मुंह बनाते हुए कहता है क्या तुम्हें क्यों जानना है कि नीचे क्या हुआ, तुम जानकर क्या करोगी कि मेरी माँ ने मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछा है और मैंने जवाब किस तरह दिया है। मजाक उड़ाना है तुम्हें मेरा, जो जानना है कि नीचे क्या हुआ।
निखिल के इस तरह का व्यवहार देखकर रिया उसे मनाते हुए कहती है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कब पूछा कि तुम्हारी माँ ने जो सवाल किया वो मुझसे बताओ। मैंने तो बस ये पूछा नीचे क्या हुआ है। मेरे सवाल का मतलब ये था कि नीचे सब ठीक है ना, पर तुम तो भड़क ही गए मेरे इस सवाल पर यार। निखिल कहता, अच्छा तुम ये पूछ रही थी, मुझे लगा कुछ और। रिया करती है, कुछ और का मतलब क्या? तुम्हारी माँ ने कुछ और पूछा था जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। निखिल कहता है, बस करो, मेरी माँ ने जो पूछा था मुझसे पूछा था। मैंने जो बताया अपनी माँ को बताया। माँ बेटे के बीच का मामला है, तुम दूर ही रहो तो ठीक है, बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। और प्लीज तुम यह मत पूछो कि नीचे क्या हुआ, कैसे कैसे सवाल हुए, मत पूछो मुझसे, मुझे टेंशन हो रही है। और अब बस करो रिया सवाल पूछना। निखिल की बातें सुनकर रिया हंसने लगती है और निखिल को गले लगाते हुए कहती है कि क्या हुआ, मेरे बाबू को इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? लग रहा है माँ ने बहुत अजीब सवाल पूछा होगा इसलिए इतना परेशान लग रहे हो। रिया ने यह बात बस मजाक में बोला था, पर निखिल को ऐसा लगता है जैसे रिया ने अपनी शक्तियों से पता कर लिया हो कि नीचे क्या हुआ है। निखिल चौंकते हुए कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ ने अजीब सवाल किया है? क्या बोल रही हो तुम रिया, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं? निखिल को परेशान होता देख रिया कहती है कि शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे चेहरे पर पसीना आ गया है। निखिल कहता है, ये सब छोड़ो और बताओ कि तुम्हें क्या पता है। रिया कहती है, कुछ भी नहीं पता है मेरे को बाबू, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, सब ठीक है ना? निखिल करता, हाँ सब ठीक है, बस तुम यह अजीब सवाल और मम्मी का नाम ना लो कुछ समय के लिए। तो रिया कहती है, ठीक है। रिया अपने मन में सोचती है कि लग रहा है माँ ने सच में बहुत अजीब सवाल निखिल पूछे होंगे निखिल से, तभी वह ऐसा ऐसे बोल रहा। मेरा मन तो बहुत कर रहा कि मैं उसे और परेशान करूँ, पर क्या करूँ, ये बेचारा खुद ही बहुत परेशान है। रहने दो, अभी परेशान मैं बात करूंगी। ये सब सोचते हुए रिया मुस्कुराने लगती है और रिया खुद से ही कहती है कि पहले मैं इसका गुस्सा तो कम करूं, परेशान बाद में कर लूंगी। रिया निखिल को मनाते हुए कहती है कि चला जाए, थोड़ा बाहर घूम लिया जाए, तुम्हारा दिमाग भी सही हो जाएगा और मूड भी। निखिल को रिया की बात सही लगती है, वह भी हाँ में सिर हिला देता है। दोनों बाहर निकलते हैं, तभी इशिता मिलती है तो रिया कहती, हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। इशिता कहती है, ठीक है जाओ, यही समय बाहर घूमने का, मस्ती करने का, पर ध्यान से अपना ख्याल रखना, ठीक है? रिया कहती, हाँ हम अपना ख्याल रखेंगे। ये बेल दोनों घर से बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, पर बाहर तो कोई और ही मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी। अरे ये तो वही हाल हो गया ना, आगे हम पीछे मुसीबत, जहाँ जाए हम वहां जाए मुसीबत। ये दोनों बाहर मस्ती एंजॉय करने के लिए निकले थे और बाहर अलग ही मुसीबत इनका इंतजार कर रही हो। अब देखो आगे क्या होता है। दोनों बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद रिया और निखिल आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों हंसी मजाक करते हैं, हंसते हैं। उसके बाद झूला झूलने जाते हैं। निखिल रिया को बड़े प्यार से झूला झूलाता है, रिया बड़े प्यार से झूला झूलती है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और दोनों एक साथ बहुत खुश भी लगते हैं, पर इन दोनों की खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती है। निखिल झूला झूला ही रहा था कि अचानक से वह गिर जाता है। निखिल को गिरता देख रिया घबरा जाती है और वह निखिल को उठाती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई निखिल के ऊपर वार किया है, पर निखिल के ऊपर हमला आखिर में किया कौन है? रिया इसका पता अपनी शक्तियों से लगाती है तो उससे तनु का एहसास होता है, जैसे उसे तनु का एहसास होता है। रिया घबरा जाती है और वह सोचने लगती है कि तनु ऐसे कैसे और कब बन गई। वह तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और जहां तक रिया को याद है तो उसकी आखिरी मुलाकात तब हुआ था तनु हॉस्पिटल में थी। उसके बाद तनु के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वह ऐसी बुरी खतरनाक वैम्पायर बन गई है और मेरे से बदला लेने आई है? बात क्या है आखिर में, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। रिया अपनी शक्तियों से तनु तनु को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, बार बार, पर अपने पास तनु को बुलाते मुंह वह सफल हो जाती है क्योंकि तनु भी शक्तिशाली थी, वह कोई छोटी मोटी शक्तियों वाली वैम्पायर नहीं थी, उसके पास भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। इसलिए रिया कई बार असफल हो जाती है, पर उसे अपने पास बुलाने बिना वह हार भी नहीं मानती है। आखिर में जाकर तनु को उसके सामने आना ही पड़ता है। तनु के सामने आती ही रिया का पहला सवाल ये होता है कि तुम ऐसे क्यों बन गई हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम मेरे से बदला क्यों लेना चाहती हो? रिया के सवाल सुनकर तनु जोर जोर से हंसती है और कहती है कि वो रियली तुम्हें पता ही नहीं है तुमने क्या किया था। करण के साथ हो मेरे साथ, तुम्हारी कारण ही हम दोनों की फैमिली खत्म हुई थी और तुम पूछ रही हो कि मैं तुमसे बदला लेना क्यों चाह रही हूँ और मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ। नफरत करने की वजह भी तुमने ही दिया है हमें। उस दिन हॉस्पिटल में तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और करण भी तुमसे नफरत करता है। तुम हमारी नफरत के ही लायक हो और तुम्हारे लिए यही सही है और हम दोनों तुमसे बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद भी तुम हमसे ये सवाल पूछ रही हो कि हम सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो मूर्खता वाली बात हो गई है। और रिया तुम मूर्ख तो नहीं हो ना, तो होशियार हो वाले सवाल पूछो, मूर्खों वाले नहीं। रिया कहती है, अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम वैम्पायर कब बनी? CH43 तनु का सच। तनु गुस्से से कहती है, ना तुम मेरी दोस्त हो और ना मेरी रिश्तेदार हो, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्यों बताऊं? रिया कहती है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, इसके ऊपर वार करने की क्या जरूरत? तुमने निखिल को अपना निशाना क्यों बनाया है? तनु कहती है, क्योंकि वह तुमसे प्यार करता है। इसे बोलकर तनु हंसने लगती है और फिर तनु कहती है, क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी है और किसी की कमजोरी पर वार करने में मजा बहुत आता है।
कसम से रिया, तनु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रिया के आंखें नम हो जाती हैं और सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या यह उसकी वही तनु है जो उसकी दोस्त थी, जो दूसरों को छोटा सा चोट देख रोने लगती थी, जिससे दूसरों की छोटी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती थी। आज उसे दूसरों को तकलीफ देने में मजा आ रहा है। क्या वह उसकी पुरानी वाली तनु है? नहीं, वह उसकी पुरानी वाली तनु नहीं है। आज जो तनु उसके सामने खड़ी है वह कोई और है, क्योंकि उसकी पुरानी वाली तनु ऐसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। रिया को सोचत देख तनु कहती है कि किस ख्यालों में डूब गई हो और तुम सोच क्या रही हो? रिया कहती है, मैं सोच यही रही हूँ कि क्या तुम वही हो जिससे दूसरों का दर्द तकलीफ देखा नहीं जाता है और आज वह खुद दूसरे के दर्द तकलीफ का कारण बनती जा रही है। रिया की बातें सुनने के बाद तनु गुस्से से कहती है, मैं जब वैसी थी तब सबने मुझे सिर्फ दर्द तकलीफ दिया था, इसके अलावा मुझे भी नहीं मिला था। अब जब मैं दूसरों को दर्द तकलीफ देती हूँ तो मुझे खुश मिलती है बहुत, दूसरों की बहुत भलाई कर और देख भी लिया, बदले में सिर्फ दुख मिलता है और कुछ भी नहीं। अब बुराई करके देख लो कितना मजा आता है, दूसरों को दर्द में देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम नहीं समझोगी रिया? रिया कहती, हाँ मैं नहीं समझूंगी, क्योंकि यह खुशी ज्यादा देर तक की नहीं होती है। तनु, असली खुशी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाके मिलती है और उस खुशी का अंदाजा तुम नहीं लगा सकती हो। रिया की बातें सुनने के बाद तनु गुस्से से एक वार रिया की तरफ करती है। रिया उसका पलट वार करती है और दोनों में घमासान शक्तियों का युद्ध होता है। दोनों भी किसी से कम नहीं, वार पर वार करते करते जा रही थी दोनों। तभी तनु कहती कि तुम बकवास बहुत ज्यादा करने लगी हो, अब तुम्हें हराना ही होगा और घुटनों पर बैठाना भी होगा। रिया कहती है, बकवास करने लगी हूँ पर हार जाओगी तुमसे, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम इसे मत पालो अपने अंदर, क्योंकि मैं तुमसे हारने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, किसी का शक्ति का गोला इधर से आता है तो किसी का इधर से आता है। जब शक्तियों से बात नहीं बनती है तो दोनों दो हाथ आजमाते हैं, वह उसे उठाकर पटक देती है तो वह उसे उठाकर पटक दी है। ऐसा लगता है जैसे चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है, कोई उसके पीछे भाग रहा है तो कोई उसके पीछे भाग रहा है, पर हार मानने का नाम कोई नहीं ले रहा है। तनु रिया की लड़ाई घंटों चलती है, जब दोनों में से कोई नहीं हारता है तो रिया एक ऐसा वार करती है कि तनु सीधे घुटने के बल आकर गिर जाती है और रिया कहती है, क्या हुआ, गिर गई ना? तनु गुस्से से कहती है, कल भी तुम धोखा करती थी, आज भी धोखा करती हो, तुमने यह वार मेरे ऊपर कैसे किया? तुम्हें पता है ना, इस बार के आगे बड़ा सा बड़ा वैम्पायर भी कमजोर पड़ जाता है, तुमने वह वार मेरे ऊपर किया, इसके बाद भी तुम क्या बोलती हो कि हम तुम्हारे बहुत बड़े दोस्त हैं? तुम दोस्त तो कभी बनी ही नहीं थी, तुम कल भी हमारी दुश्मन थी और आज भी हमारी दुश्मन हो। रिया, तनु बकवास सुनने के बाद रिया चिल्लाते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप, बहुत बकवास कर लिया तुमने और बहुत बकवास सुन लिया मैंने, अब मैं बोलूंगी तुम सुनोगी, समझी? तुम्हें रोकने का मेरे पास यही तरीका था, इसलिए मैंने इस तरीके का उपयोग किया। और रही बात भूतकाल की, हमारे पाठ की, यह बात तुम्हें भी पता था और निखिल को भी पता था कि मुझे अपनी शक्तियों का उपयोग करने नहीं आता था और यहाँ पर मेरे रुकने से जान का खतरा है, मेरे ऊपर भी, तुम लोगों के ऊपर भी। उसके बाद भी तुम लोगों ने मुझे अपने घर पर रोका और कहा कि हम डरते थोड़ी है किसी से, हम अपनी भी रक्षा कर लेंगे और तुम्हारी भी, यही बोल तुम दोनों ने मुझे अपने घर पर रुकने के लिए कहा था। तुम दोनों का ही फैसला था कि मैं दिन में करण के घर रहूंगी और रात को मैं तुम्हारे घर रहूंगी तनु, और इसके बाद भी जो हुआ उस सब का जिम्मेदार तुम दोनों मुझे समझते हो, तो बताओ इन सब में मेरी क्या गलती थी? मुझे ये तो बताओ, मैं होती तो जान पर खेल जाती, पर तुम लोगों के परिवार पर आंच भी नहीं आने देती और तुम लोग मेरी इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। सिवाय एक काम के मुझे दोषी बनाने के अलावा तुम लोगों को कुछ और आता है? तुम सब मेरे दोस्त हो, ये बात मुझे कहने में भी शर्म आता है। तुम दोनों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने दोस्त के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और ना ही कुछ सोचने की कोशिश तुम लोगों ने। तुमको दिखा एक बार भी कि मेरी हालत कैसी है? दोनों को अपने दुख दिख रहे थे पर मेरे नहीं। अरे तुम दोनों तो कोशिश भी नहीं की मेरे दुखों को देखने की, एक बार भी मुझ पर क्या बीत रही है ये जानने की भी कोशिश नहीं की। तुम दोनों ने मुझ में कमियां निकालने और दोषी बनाने के अलावा कोई और काम नहीं किया है तुम दोनों ने। मैंने भी अपना परिवार खोया था, मुझ पर क्या बीती थी एक बार भी तुम लोगों ने नहीं सोचा। तुम दोनों ने अपने बारे में बस सोचा, तुम दोनों मतलबी हो और तुम दोनों ने मुझ पर सबसे पहले वार किया है। इसी से पता चलता है कि दोस्ती कौन निभाया और कौन भूल गया। तब की बात अलग थी, मैं कुछ नहीं बोली जब मेरा दोष निकाला गया और मुझ पर वार किया गया तो, पर अब बात अलग है, वार करके तो देखो, पलटवार को तैयार हूं मैं अब। तनु हंसते हुए कहती है, सारी बातें तो बता दी पर एक बात से अभी भी तुम अनजान है मेरी जान। रिया चौंकते हुए पूछती है कि कौन सी बात? तनु कहती, चलो बरसों बीत गए, अब उस सच से पर्दा हटा ही देते हैं। उस बात को मैं बता ही देती हूँ, असल में करण तुमसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। करण इस बात से नाराज था कि तुम्हारे कारण उसके परिवार वालों की मौत हो गई, पर इस बात से वह तुमसे नफरत नहीं करता था, क्योंकि यह बात वह भी अच्छे से जानता था कि इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उसे बुरी बस एक ही बात लगी है, वह ये कि तुमने उसे मारने की कोशिश, क्योंकि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बस इसलिए वह तुमसे नफरत करता है। रिया कहती है, हाँ मुझे पता है ये बात, जिस दिन उसका मेरा लड़ाई हुआ था उसी दिन उसने मुझे ये बात बताया था, पर यह बात सच नहीं है। तभी रिया कहती है, पर यह बात तुम्हें कैसे पता है तनु? तनु कहती है, पहले बात तो पूरी सुन लो मेरी जान, बाद अपना सोच या टांग अड़ाना बीच में, उसके पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो। रिया कहती है, अच्छा ठीक है बोलो। तब तनु बोलना चालू कर देती। तनु कहती है कि उस दिन पहाड़ी पर से तुम्हें लगा कि करण खुद से नीचे गिर रहा है और करण को लगता है कि तुमने अपनी शक्तियों से उसे नीचे गिराया था,
पर तुम दोनों को ये बात नहीं पता है कि वह काम मैंने किया था। मैंने ही करण को पहाड़ी पर से नीचे धक्का देने का काम किया था। वह भी अपनी शक्तियों से। इस बात से तुम भी अनजान हो और वह भी अनजान है। CH44 नफरत, बहुत ज्यादा नफरत। तनु के मुंह से यह सारी बातें सुनने के बाद रिया को एक झटका सा लगता है और वह कहती है कि उस समय तुम्हारे पास शक्तियां कैसे थे। तनु कहती है वह तो राज की बात है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्योंकि मुझे शक्तियां पाना था, इसलिए मेरे पास शक्तियां हैं। क्योंकि जब मैं तुम्हें शक्ति का उपयोग करते देखती थी तो मुझे जलन होती थी तुमसे रिया, इसलिए शक्तियां पाने के मैंने दूसरा रास्ता चुना। मुझे पता था वह गलत था, फिर भी मुझे उससे मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे मतलब बस शक्तियां पाने से था जो मुझे मिल गई। तुम्हें क्या लगता है कि करण के परिवार के ऊपर हमला किस कारण हुआ था? वह लोग तुम्हें ढूंढने आए थे इसलिए हुआ था। रिया कहती है हाँ। तनु हंसते हुए कहती है नहीं, मेरे कारण हुआ था, क्योंकि जो हमला करने आए थे वह मेरी आदमी थे, समझी तुम, और करण इन सब का जिम्मेदार तुम्हें समझता है। रिया कहती है तो करण मुझसे नफरत करता है, ये बात मेरे समझ में आती है, पर तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना मेरे कारण उसके परिवार पर हमला नहीं हुआ, हमला तुम्हारे कारण हुआ था, तो तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? तनु कहती है क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और मुझे तुमसे इस बात पर जलन होता है, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और भी बहुत कारण है जिनकी वजह से मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ। मैं करण को पसंद करती थी, मैं करण को पाना चाहती थी, पर एक कारण था कि हर समय हर वक्त रिया 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 के नाम का माला जपते रहता था। मैं परेशान हो गई थी उससे और मुझे जलन होती थी तुमसे। करण क्या कहता था कि मुसीबत आएगी तो मिलकर सामना करेंगे, मैं जानती थी बोलने में और सामना करने में अंतर होता है, इसलिए मैंने मुसीबत को आमंत्रण दे दिया और तुम दोनों को घर से बाहर भेज दिया किसी बहाने से, और तुम दोनों को पता भी नहीं चला कि तुम दोनों को बाहर भेजने वाली मैं हूँ। रिया कहती है तो तुमको क्या फायदा हुआ, तुम्हारे भी पापा और भाई भी तो मारे गए हैं, इस बात का तुम्हें दुख नहीं है? तनु तनु कहती इसी बात का तो दुख है, इसीलिए तो मेरी नफरत तुमसे दोगुनी हो गई है। मैं तुमसे पहले से ज्यादा नफरत करने लगी थी, क्योंकि मैंने बस सोचा था करण के परिवार वाले मरेंगे के लिए, पर मैंने यह नहीं सोचा था कि तुमको बचाने के चक्कर में मेरे परिवार वाले भी मरने को तैयार हो जाएंगे। मुझे इस बात से और नफरत होने लगी कि वह मेरे से ज्यादा तुमसे प्यार करते थे, मेरे से ज्यादा वह तुम्हें मानते थे, इसलिए मैंने उन्हें भी नहीं बचाया, छोड़ दिया मरते हुए। क्या कर सकते हैं, मरना तो सबको एक ना एक दिन है, इसलिए मैंने छोड़ दिया मरने को। तनु की बातें सुनने के बाद रिया कहती है आखिर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तनु कहती है ये पूछो तुमने मेरा क्या नहीं बिगाड़ा है। एक ये तुम्हारा चेहरा, इसे सब कोई पसंद करता है, कोई नहीं चाहता है कि तुम्हारी आंखों से आंसू आए, कोई नहीं चाहता है कि तुम्हारे चेहरे से मुस्कान गायब हो जाए, सब कोई बस ये चाहता है कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, हमेशा खुश रहो। मुझे इस बात से नफरत होती थी तुमसे, क्योंकि कोई कभी मेरे लिए इस तरह से कभी बोला ही नहीं है। एक मेरा दोस्त था करण, जो मेरे बारे में बोलता था, जो मेरे बारे में सोचता था, पर तुम्हारे आने से वह भी छीन गया था मुझसे। जब देखो तब वह बस यही बोलता रहता कि रिया ऐसी है, रिया वैसे है, तो रिया ये, तो रिया वह। मैं उससे प्यार करती थी, पर उसे तू मेरी फिक्र ही नहीं थी, उसे कदर थी तो बस तुम्हारी है, तुम्हारी दोस्ती की। समझ में नहीं आता था कि तुम्हें ऐसा है क्या जो सब कोई तुम्हें पसंद करता है। मुझे बस इस बात से तुमसे जलन थी और नफरत थी। मुझे पता चला तुम्हारे परिवार वाले मर गए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई, जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर मुझे दर्द आंसू देखने को मिला था, जिससे मुझे सुकून मिलता था, समझी? रिया कहती है मतलब वह तुम्हारा सब दिखावा था, दूसरों के दर्द तकलीफ समझना, दूसरों के दर्द में रोना। तनु कहती हाँ, मुखौटा पहनकर तो रहना ही पड़ता है, जिससे सबको आपकी अच्छाई दिखे, बस इसलिए मैंने भी सबकी नजर में एक नया मुखौटा पहन लिया था। तुम्हारे परिवार वालों की मरने के बाद मुझे बुरा तो इस बात का लगा कि करण ने तुम्हें अपने घर बुला लिया था रहने के लिए, और मुझे डर इस बात का था कि कहीं तुम दोनों की ये दोस्ती प्यार में ना बदल जाए, एक साथ घर में रहने के कारण तुम दोनों ने कहीं नजदीकियां ना आ जाए। और इसीलिए मैंने करण से कहा था कि रिया दिन में तुम्हारे घर, रात को मेरे घर रह गई। पहले तो करण ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वह मेरी दोस्त है, मेरे घर रहेगी। तब मैंने भी जिद करने का नाटक किया कि नहीं, वह मेरी भी दोस्त है और वह मेरे घर भी रहेगी। तब जाकर फैसला हुआ है कि रिया दोस्त तो हम दोनों की है, इसलिए वह हम दोनों के घर रहेंगे, और यही कारण था कि तुम दिन में करण के घर और रात में मेरे घर रहा करते थी। तनु कहती है पर मेरे ये सब करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, करण कभी भी किसी वक्त मेरे घर भी आ जाया करता था, तुमसे मिलने के लिए न दिन देखता था ना रात देखता था, उठता था और चलाता था। तुम्हारा तबीयत कैसा है, ठीक है ना, ये सब सवाल वह मुझसे पूछता रहता था। मैंने सोचा इसका टेम्पररी नहीं परमानेंट इलाज निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने शक्तियां पाने की कोशिश की, और मैं बुरी से और बुरी बन गई, इतनी बुरी कि मैंने करण के परिवार वालों के साथ अपने परिवार वालों लोगों को भी बलि चढ़ावा दिया। तनु कहती है कि मैंने अपनी शक्तियों से करण की मन में चल रही बातों का पता लगाया तो बात ही अलग थी। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि इन सब तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और करण ये भी सोच रहा था कि उसने फालतू में ही तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा किया, तुम्हारे ऊपर चिल्लाया, जो गलत था, क्योंकि तुम्हारा कसूर कुछ भी नहीं था उस हमले में, और वह इसका जिम्मेदार तुमको नहीं मान रहा था। बस उसने गुस्से में चार बातें तुम्हें सुनाया था, दिल से तुम्हें बुरा नहीं मानता था। और करण के इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुआ, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो करण को ही मार देते हैं। करण मेरा नहीं होगा तो तुम्हारा भी नहीं होगा, इसलिए उस दिन मैंने अपनी शक्तियों से करण को धक्का दिया था।
CH45 मेरा क्या होगा? मैंने करण को अपनी शक्तियों से धक्का भी दे दिया और वह पहाड़ी से नीचे भी गिर गया। कमाल की बात है कि तुम मुझसे बचा भी नहीं पाई। दोनों में कंफ्यूजन इस बात का है कि उसे लगता है तुमने उसे मारने की कोशिश की, तुम्हें लगता है उसके परिवार के मरने के कारण वह तुमसे नफरत करता है, और असलियत से दोनों अनजान है। कमाल है ना, दोनों अच्छे सच्चे वाले दोस्त दुश्मन बन गए। बता नहीं सकती तुमको कि दोनों को एक दूसरे से लड़ता देख मुझे कितना ज्यादा सुकून मिलता है। शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती मुझे इतना ज्यादा सुकून मिलता है। तुम्हें एक बात पता है रिया, जब तुमने करण को पहाड़ी पर से धक्का दिया था। रिया गुस्से से कहती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो तो मेरा नाम मत लो। तभी तनु कहते हैं हाँ हाँ, जब मैंने उसे धक्का दिया मुझे उम्मीद नहीं था करण जिंदा बच जाएगा। अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि करण जिंदा बच जाएगा। और तुम्हें पता है करण मेरे से मिलने आया था मेरे पास। एक बात बताऊं रिया, मैं डर गई थी यार, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया ना कि उसे धक्का देने वाली मैं हूं। उसका बदला मुझसे लेने आया है। पर अजीब बात तो यह है, जब कर्ण मुझसे मिला तो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे बड़ा अजीब लगा उसकी हरकतें देखकर। मैंने पूछा भी क्या हुआ है, सब ठीक है ना? ड्रामा करते हुए, तुम तो जानती हो ना मैं कितनी ज्यादा ड्रामेबाज हूँ। करण रोते हुए बोला कि वह वैम्पायर बन गया है और वह अब तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, बहुत ज्यादा। जब मैंने पूछा कितना ज्यादा तो करण ने क्या जवाब दिया जानती हो? करण ने यह जवाब दिया कि वह तुमसे इतना ज्यादा नफरत करता है कि तुमसे प्यार करने वाले और तुम्हारे पास आने वाले लोगों को भी वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। उन्हें भी तड़पा तड़पा कर मार देगा और तुम्हें तड़पता हुआ अकेले जिंदा छोड़ेगा। करण की यह सारी बातें सुनकर मुझे कितना अच्छा मिला मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। फिर मैंने रोने का नाटक करते हुए करण से कहा कि करण मुझे भी तुम्हें एक बात बताना है यार, यह जानने के बाद तुम मुझसे नफरत मत करना। करण कहता है हाँ बताओ तनु क्या बात है। तब मैंने करण से कहा कि मैं भी एक वैम्पायर बन गई हूँ। करण ने मुझसे पूछा ये कब कैसे हुआ, मैंने उससे झूठ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि जब तुम दोनों मुझे छोड़कर चले गए थे मैं हॉस्पिटल में अकेली थी। उसी समय कुछ बुरे वैम्पायर मेरे ऊपर भी हमला किया था। मैं मरने ही वाली थी कि तभी कोई फरिश्ते की तरह आया और मुझे बचा लिया। वह कौन था, कहां से आया ये मुझे नहीं पता, पर जब मुझे होश आया ना मुझे पता ये चला वैम्पायर बन गई हूँ। तुम जानती हो रही है तब करण ने क्या कहा? करण ने कहा वह जो भी हो इंसान होगा, तुम्हें उसका चेहरा याद आ जाए तो तुम उसे धन्यवाद बोलना मत भूलना। और उसने अच्छा किया जो तुम्हें बचा लिया, वरना इस दुनिया में मैं अकेला रह जाता। तुम ही तो मेरी एक दोस्त हो जिससे मैं अपने दुख दर्द दिल की दिमाग की सारी बातें बांट सकता हूँ। रिया ने तुम मुझे धोखा दे दिया, मैं तो उसका शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ। अब तुम ही हो मेरी दुनिया में बस इकलौती दोस्त, तुम ही रहोगी, विश्वास मत तोड़ना। तनु तनु कहती हाँ करण तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मेरे से अच्छी और सच्ची दोस्त बनकर दिखाऊंगी। सारी बातें कर करके रिया को बताती है बहती है कि बस इसी तरह करण बहुत अच्छा दोस्त बन गया और तुम्हारा बहुत अच्छा दुश्मन बन गया। अब सच्चाई का साथ देने से क्या हुआ, मुझे देखो बुराई करके भी कितना सुख मिल रहा है। रिया कहती है ये सुख कुछ समय के लिए है, लंबे समय तक नहीं टिकेगा। रिया की बातें सुनकर तनु मुंह बनाते हुए गुस्से से कहती है कि रस्सी जल गई पर अकड़ नहीं गया, तुम कभी नहीं सुधर सकती हो रिया, घमंडी के घमंडी ही रह जाओगे और एक एक करके अपने सारे दोस्तों को खो दोगे, समझी तुम? रिया कहती है पहले की बात अलग है और अब बात अलग है, जिसे खोना था उसे मैं खो चुकी हूँ और जो मेरे पास है उसे मैं अब किसी भी कीमत पर नहीं खाऊंगी। यह मेरा वादा है खुद से। तनु तनु कहती है अच्छा ठीक है कर लो खुद से वादा, जितना करना चाहो, मुझे क्या करना। तभी तनु कहते हैं कि तुम्हें पता है करण एक बात और कहा है मुझसे। करण कहता है कि वह तुमसे तुम्हारे सभी अपनों को छीन लेगा, दूर कर देगा, अकेला जीने के लिए छोड़ देगा तुमको इस दुनिया में। जब तुम अकेले इस दुनिया में तड़पते हुए जियोगी तब तुम्हें दोस्तों की कद्र होगी, दोस्तों की अहमियत समझ में आएगी। और करण ने ये भी कहा था और यही तुम्हारी सजा होगी अच्छे और सच्चे दोस्त को धोखा देने की। तनु की बातें सुनकर रिया को बहुत ज्यादा दुख, दर्द और तकलीफ होता है और वह दर्द भरी आवाज में कहती अच्छा ये कहा था करण ने, ठीक ही कहा था। रिया और तनु एक दूसरे से पुरानी वर्षों पुरानी बातें कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ निखिल को होश आने लगा था। निखिल को जब होश आ जाता है तो वह देखता है रिया किसी से बात कर रही है तो वह भी बेहोश का नाटक करता ही है और उन दोनों की सारी बातें सुनने लगता है। और जब उसे पता चलता है कि असलियत है क्या, तभी निखिल खुद से और अपने मन में ही सोचते हुए कहता है कि उसके पहले जो हमला हुआ था और आज जो हुआ है वह सब किया धरा रिया के पुराने दोस्तों का है। निखिल फुसफुसाते हुए कहता है कि तुम्हारे दोस्त कितने जालिम है रिया, उन्हें सच्चे दोस्त की कदर ही नहीं है। वह तुमको परेशान करने और दर्द तकलीफ देने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि तुम बहुत बुरी हो, पर असलियत यह है कि उनकी सोच, उनका नजरिया और वह खुद बहुत बुरे हैं। वह तुम्हारी अच्छाई से अनजान है, वह नहीं जानते हैं कि तुम दिल से बहुत अच्छी हो और बहुत प्यारी हो और तुम्हारे जैसे दोस्तों की कदर करनी चाहिए, न कि उन्हें परेशान करना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि जब उन्हें पता चलेगा कि तुम कितनी अच्छी हो तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए और उनके के पास पछताने के अलावा कुछ भी ना बचे। ये सारी बातें निखिल अपने मन में सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ तनु की बातें सुनकर रिया की आंखें नम हो जाती हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसका चेहरे देखकर लगता है कि वह कितना ज्यादा परेशान हो। रिया को परेशान देख तनु हंसते हुए कहती है कि तुम परेशान इस बात से हो ना कि तुमने करण को कितना गलत समझा और करण ने तुम्हें कितना गलत समझा है, पर गलती दोनों में से किसी की नहीं है। ये सारा किया धारा मेरा है ना, पर यह बात करण को कौन बताएगा? तुम जिसकी किसी भी बातों पर उसे अब विश्वास ही नहीं है, क्या कर सकते हैं? अब तुम्हारी जिंदगी में ये लिखा था कि तुम्हारा अच्छा दोस्त हमसे नफरत करे, अब लिखिए को कौन टाल सकता है?
और करण को कौन बताएगा कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम बताओगी। अनअम्यूज्ड करण को तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास होने वाला है नहीं, क्योंकि वह तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। रिया कहती है कि एक ना एक दिन वो मेरे बात पर मेरे ऊपर विश्वास करेगा। आखिर में कितने दिन तक मुझसे नाराज रहेगा, मैं मना लूंगी उसे, रिया कहती है। रिया की तह सारी बातें सुनकर तनु हंसते ग्रिन हुए कहती है, बहुत ज्यादा विश्वास है खुद पर। रिया कहती है, विश्वास? तनु फीकी स्माइल स्मर्क देते हुए कहती है कि इसलिए अब तक मना ली हो उसे और समझा भी ली हो ना, जो अब तक नहीं मना उसे कैसे तुम बना लोगी रिया। तनु की बातें सुनकर रिया उदास वरीड हो जाती है। उसका चेहरे पे उदासी और दर्द का साफ पता चल रहा है। रिया का आज दिल रो रहा है। रिया अंदर से कमजोर हो चुकी है, दिल से बहुत दिल टूटना चुकी है। बस बाहर से खुद को स्ट्रांग बाइसेप्स दिखाने की कोशिश कर रही है, पर अंदर से वह पूरी तरह से टूट चुकी है, इतना ज्यादा कि इस बात का उसे खुद एहसास नहीं हो रहा था कितने ज्यादा दर्द तकलीफ में है। वह अंदर से कमजोर पड़ चुकी है, उसे किसी के सहारे की जरूरत है। रिया को उदास वरीड रोता देखती है तनु कहती है, यही मौका है अब रिया के ऊपर हमला करने का, क्योंकि रिया कमजोर है इस समय और मुंह इसके ऊपर हमला करूंगी तो मैं इसको आसानी से हरा सकती हूँ। आराम से बस इसे ऐसे ही तड़पाना, मेरा यही एक मकसद है और इसे हराना, क्योंकि इसके कारण मैंने बहुतों को खोया है। मैंने अपने भाई पापा को मरते हुए छोड़ा है, वह इसके कारण तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हूँ रिया। ये सब सोचने के बाद तनु रिया के ऊपर हमला करती है और रिया को अचानक हुए इस हमले का थोड़ा भी एहसास नहीं था, या ये कहे कि उसे पता ही नहीं था कि तनु इस तरह उसके ऊपर से हमला करेगी। उसकी आंखों में धूल झुकते हुए कि वह तैयार ही ना हो पाए। तनु के इस हमले का रिया सामना नहीं कर पाती है और जमीन पर गिर जाती है। रिया आज पहली बार खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी, क्योंकि वह अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई थी। वह क्या करे क्या ना करे ये भी उसे अभी समझ नहीं आ रहा था। तनु की सच्चाई रिया के लिए किसी हार्ट अटैक या किसी कोमा में जाने से कम नहीं था। रिया जिस दोस्त से इतना ज्यादा प्यार करती थी, जिसे इतना ज्यादा मानती थी, वह उसके साथ ऐसा करेगी, रिया को इसकी उम्मीद 1% भी नहीं थी। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दिल से टूट चुकी हो और रिया ये चाहती हो कि शायद ये सब एक सपना हो, बुरा सपना हो जिसे वह भूल जाए। तनु के सच को स्वीकार करना रिया नहीं चाहती थी, क्योंकि वह तनु से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वह उसे अपना सच्चा बहुत करीबी दोस्त समझती थी। अक्सर यही होता है हमारे साथ, हम जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या फिर जिसे हम बहुत ज्यादा मानते हो या जिसकी हम बहुत ज्यादा कदर करते हो, अक्सर चोट भी हमें वही इंसान ही देता है। तड़पता हुआ अक्सर हमें वही इंसान छोड़ता है और भरोसा भी सबसे पहले वह इंसान तोड़ता है। और रिया के साथ भी कुछ यही हुआ है, जिसका उम्मीद रिया ने सपने में भी नहीं किया होगा, कभी नहीं किया होगा। तन के हमले ने रिया जमीन पर गिरा दिया था। रिया को जमीन पर गिरा देख तनु जोर जोर से हंसती है, ग्रिन कोल्ड स्वेट स्माइल टीयर्स ऑफ जॉय हा 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 करके तनु को हंसता देख जब निखिल अपनी आंखें धीरे से खोलकर देखना चाहता है कि आखिर में हुआ क्या है, तो उसे पता चलता है कि उसकी रिया जमीन पर गिरी हुई है और वह अंदर से बिखर चुकी है। वह परेशान है। रिया की ऐसी हालत देख निखिल रिया का नाम लेके चिल्लाते हुए रिया के पास जाता है। रिया जैसे ही निखिल की आवाज सुनती है या निखिल की आवाज रिया के कानों में जैसे ही जाती है, वैसे ही रिया को एहसास होता है कि नहीं, अभी भी है कोई उसका अपना जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती है, जो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। अभी भी है कोई उसका अपना, इतनी आसानी से टूट नहीं सकती है तू रिया, तुझे जीना है, क्योंकि अभी भी है कोई तेरा अपना जो बहुत ज्यादा प्यार करता है तेरे से। निखिल की आवाज सुनकर रिया उठने की कोशिश करती है, पर वही ये देखती है कि तनु निखिल के ऊपर हमला करने वाली है। ये देखकर रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर तनु के ऊपर हमला करती है। तनु को इस हमले का कोई भी उम्मीद नहीं थी कि रिया उसके ऊपर हमला करेगी। रिया के इस हमले ने तनु की हालत खराब कर दी थी, इतनी ज्यादा खराब कि तनु एक किनारे जमीन पर गिर चुकी थी और उठने की कोशिश भी कर रही थी, पर कमजोर पड़ जाने के कारण तनु उठ नहीं पा रही थी। तनु को एहसास होता है कि रिया का ये हमला बहुत ही ज्यादा घातक था और खतरनाक था। रिया के इसी हमले के कारण वह इतना ज्यादा कमजोर फील कर रही है। तनु गुस्से से ही कहती है कि रिया की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तू। रिया भी मुस्कुराते स्माइल हुए कहती है, देख ले, मैं कहाँ जा रही हूँ, जितना देखना चाहे उतना। तनु रिया की बातों पर ध्यान न देते हुए कि अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है, क्योंकि तनु का दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर जा रहा था। तनु से अब इस दर्द को बर्दाश्त किया जा रहा था, इसलिए तनु आवाज लगाने लगते कि कोई मदद करो, यह पागल लड़की मुझे मार देगी, कोई तो मुझे बचाओ इससे, कोई तो बचाओ। ये सब बोलते हुए तनु चिल्लाती है। तनु को इस तरह चिल्लाता देख निखिल और रिया दोनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। हवा दोनों हंसते हुए कहते हैं, अजीब इंसान है यह, मदद के लिए किसी को बुलाना भी नहीं आता। दोनों को हंसता देख तनु को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। से चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों को यहाँ से जाना नहीं है क्या? यहाँ पर रुककर बस मेरा तमाशा देखना है, तमाशा देखना है। तू आराम से बैठकर देखो और जाना है तो जाओ, पर यहाँ पर खड़े होकर मेरा दिमाग ना खराब करो। निखिल रिया को उठाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास दिमाग भी है, मुझे पता नहीं था, माफ करना, गलती हो गया मेरे से। ये बोलते हुए निखिल रिया को लेकर वहां से जाने लगता है। निखिल रिया से कहता है कि तुम मेरे घर पर चलो, मम्मी अच्छे से तुम्हारा ध्यान रखेगी। रिया निखिल को समझाते हुए कहती है कि मेरी ऐसी हालत देखकर माँ और भी ज्यादा परेशान होगी और बहुत सारे सवाल करेगी जिनका जवाब देना मेरे बस में नहीं है।
इससे अच्छा यही होगा कि शुभम भैया के घर पर चलते हैं और तुम भी चलो, क्योंकि मेरे से ज्यादा खतरा तुम्हारे ऊपर है। निखिल को पता चल गया कि तुम मेरी कमजोरी हो, तो कमजोरी का फायदा उठाना सब कुछ आता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें छोटी सी भी तकलीफ हो, क्योंकि तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझसे तुम्हारा तकलीफ देखा नहीं जाता है। निखिल कहता है बस इसी का तो सब कोई फायदा उठाता है। तुम मुझे अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाओ, जब तुम मेरे को अपनी ताकत बनाओगी तो कोई भी उठा पाएंगे। निखिल रिया को लेकर शुभम के घर जाता है और वहीं दूसरी तरफ तनु जमीन पर बैठे पुकारे ही जा रही थी। जब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है तो वह उठने कोशिश करते हुए अपनी शक्तियों के द्वारा एक संदेश करण पास भेजती है। करण को जैसे ही पता चलता है कि तनु को उसकी मदद की जरूरत है, वह शक्तियों से तनु के पास कुछ मिनटों में ही आ जाता है। तनु की ऐसी हालत जब करण देखता है तो वह रिया से पूछता है तुम्हारी ऐसी हालत किसने का छोटी ही मुझे बताओ तनु। तनु कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, यदि मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हारा दर्द और बढ़ जाएगा। करण कहता है कि नहीं, मुझे अपने दर्द पर काबू करना आ गया, बस तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत करने वाला कौन है। तनु कहती है कि रिया ने उसकी यह हालत की है और तनु ऐसा दिखाने का नाटक करती है। उसे कितना ज्यादा दर्द तकलीफ हो रहा हो, उसे तकलीफ में देखकर करण भी परेशान हो जाता है और कहता है लग रहा है तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तनु हमें अपना सर हिलाती और कहती है लग रहा है जैसे मेरी ताकत खत्म हो गई हो और मेरी हालत भी बहुत खराब है। तनु ये शब्द बहुत दर्द भरी आवाज में कहती है कि करण विश्वास। तनु कहती है कि रिया हम दोनों से बदला लेना चाहती है और तनु ये भी कहती है कि वह हम दोनों छोड़ेगी नहीं, वह हमें ऐसे ही परेशान करती रहेंगी। वह दोनों को जान से मार देना चाहती है। करण जब ये सब सुनता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है वह धोखेबाज की इतनी हिम्मत की उसने तुम्हारे ऊपर हमला करने का दम भी रखती है, उसे तो मर जाना चाहिए। कितना धोखा देगी वह हम दोनों को और कितनी बार मारने की कोशिश की करेगी हम दोनों को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तनु ने एक और झूठ बोला है करण से। वह झूठ ये कि रिया ने उसे भी जान से मारने की कोशिश की है, पर रिया ने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तनु बातें सुनने के बाद करण कहता है कि आखिर में ये लड़की हमसे चाहती क्या है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है, वो हमसे इस तरीके का बदला लेने पर तुली हुई है। वो हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती है, जीना हराम करके रख दी है ये लड़की हम लोगों का। तभी तनु दर्द भरी आवाज से कहती है कि रिया को ऐसा लगता है कि हमारे कारण उसकी लव लाइफ खराब हो जाएगी, शायद इसीलिए वह हम दोनों को जान से मार देना चाहती है। और रिया ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी असलियत कभी को पता चले, क्योंकि रिया ये कभी नहीं चाहेंगी कि निखिल उससे दूर जाए, शायद इसीलिए वह हम लोगों से इतनी नफरत करती है। तनु की यह बातें सुनकर करण कहता है बात जब यह है तो क्यों ना हमें लोग अपना निशाना निखिल को बना ले, वैसे भी एक बार उसके ऊपर मैं हमला कर चुका हूँ, दोबारा करने में मैं देर नहीं करूंगा। पहली बार तो मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि किसी और के किए की सजा किसी और को देना गलत है, पर रिया की इन हरकतों से मुझे लगता है कि मैं रिया इसी सब के लायक है। उसके साथ जितना बुरा हो वह सब सही है, क्योंकि रिया एक बहुत बुरी लड़की है। वह किसी के भलाई के बारे में नहीं सोचती है, वो बस अपने फायदे के बारे में सोचती है। उसका प्यार है ना निखिल। तनु कहती है हाँ। करण कहता है कि मैं उसकी प्यार को ही उससे दूर कर दूंगा, मैं रिया को मैं पर मजबूर कर दूंगा। मेरे सामने घुटनों के बल बैठा कर निखिल की जानकी में भीख मंगवा लूंगा रिया से, उसे तड़पाएगा, उसे रुला लूंगा। जिस दर्द से मैं गुजरा हूँ उस दर्द का मैं उसे एहसास करा लूंगा। अपने सारे जख्मों का एक करके अब मैं रिया से हिसाब लूंगा, ब्याज सहित। निखिल को और उसके दोस्तों को हमेशा के लिए मैं रिया से दूर कर दूंगा, हो सके तो उन सबको मैं जान से भी मार दूं। मैं अच्छा वाला वैम्पायर हूँ, रिया के लिए मैं बहुत बुरा भी हूँ। करण के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तनु अंदर ही अंदर खुश होते हुए दुखी होने का नाटक करते हुए कहती है तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम परेशान हो गए ना, बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी कि मेरी हालत करने वाली रिया है। तुम्हारे पुराने दर्द फिर से ताजा नहीं करना चाहती थी, मुझे माफ करना, मेरे कारण तुम्हारे जख्म हरे हो गए हैं। करण कहता है कि जिस दर्द को मैं कभी भूल ही नहीं पाया वह जख्म तो तब भी हरे थे और आज भी हरे हैं, आने वालों दिनों में भी हरे रहेंगे, क्योंकि मैं चाह कर भी उसे भूलना नहीं चाहता हूँ। मुझे याद दिलाता है कि धोखा क्या होता है। तनु खुश होती है क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो रही थी। अब करण निखिल को अपना निशाना बना चुका था, क्या करेगी अब रिया, निखिल को बचाएगी, यह करण को सच बताएगी। किस चक्रव्यूह में तुम फंस गई हो रिया, अभी चक्रव्यूह से तुम बाहर कैसे आओगी, तुम जानो। निखिल को बचाने के लिए यदि तुमने करण पर हमला किया तो तुम करण की नजर में और भी ज्यादा गिर जाओगे और तुम उसकी पहले से भी बड़ी दुश्मन बन जाओगी। यदि तुमने उसे सच बताने की कोशिश की, उसे रोकने की कोशिश की और उसी बीच करण निखिल के ऊपर पर हमला करता रहे और तुम चुपचाप देखती रहो और करण को समझाने की कोशिश करती रहो, तो शायद करण बाद में समझ जाए और तुम्हारे बातों पर विश्वास उसे हो जाए, और यह भी हो सकता है कि वह विश्वास करने पर मजबूर हो जाए। पर फायदा कर या तब तक वह तो निखिल को मार चुका होगा और इस बात का गिल्ट करण को और तुमको भी जिंदगी भर रहेगा। कुछ भी करो तुम दोनों में से बस किसी एक को ही पाओगी, निखिल या तो करण, तुम दोनों को अब नहीं पा सकती हो, यह मेरा वादा है। तुम्हारा प्यार भी तुम्हारे पास और तुम्हारा पुराना दोस्त भी तुम्हारे पास हो। यदि ऐसा हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। CH-46 तूफान। तनु सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है, तभी करण उससे कहता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, ज्यादा परेशान मत हो, मैं हूं अभी तुम्हारे साथ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ
तनु के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान स्माइलिंग फेस आ जाती है। वह कहती है कुछ भी नहीं चला जाए, अब करण कहाँ चला जाए, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां भी तैयार करनी पड़ेगी जिसे खाकर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। करण को इस तरह अपनी केयर करता देख तनु को बहुत अच्छा लगता है और वह कहती है कि एक बार मैं तुम्हें खो चुकी हूँ, दोबारा खोने की गलती तुम्हें नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ निखिल रिया को लेकर शुभम घर जाता है। घर पहुंचने के बाद शुभम को कॉल करता है, दरवाजा डोर खोलने के लिए कहता है। शुभम जैसी दरवाजा डोर खोलता है, वह रिया की हालत देख परेशान हो जाता है और पूछता है कि मेरी बहन को ऐसी हालत किसने की, जरूर इसकी ऐसी हालत करने वाला करण ही होगा, क्योंकि मेरी बहन सबके हमले का बराबर हिसाब करती है, सिवाय एक इंसान के, और वह इंसान करण है। करण इसके पहले भी मेरी बहन के ऊपर हमला किया था और मेरी बहन ने तब भी उसके ऊपर हमला नहीं किया था और आज भी नहीं किया है। उसे क्या लगता है मेरी बहन ने नहीं किया हमला तो मैं भी नहीं करूंगा। वह मेरी बहन को परेशान करता रहे, हमला करता रहे और तुमको अपना निशाना बना ले मेरी बहन से बदला लेने के लिए, और मैं कुछ भी नहीं करूं, चुपचाप उसकी सारी हरकतों को देखता रहूं, हाथ पर हाथ रखकर मैं बैठा रहूं, ऐसा मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे इस बार उसकी गलती की सजा मैं उसे देकर रहूंगा। शुभम एंग्री गुस्से से बस करण को गालियों पर गालियां दिए जा रहा था और शुभम का गुस्सा पाउटिंग एंग्री देख निखिल कहता है ये सब करने वाला करण नहीं है। शुभम पूछता है तो कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरी बहन को इतना नुकसान पहुंचाया है, वह जानता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ, मेरी बहन के ऊपर हमला कैसे किया, नाम बताओ तुम मुझे अभी उसका। निखिल कहते हैं तनु, तनु नाम है उसका, उसी ने रिया के ऊपर हमला किया है। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे शुभम सदमे में चला गया हो। Fearful, anguished, frowning face, open mouth face, hushed face, astonished face, fearful face. शुभम अपनी आंखें फ्लश्ड फाड़ फाड़ निखिल को घूमने लगता है। शुभम को ऐसा करता है देख निखिल कहता है कि मैंने अपने कानों से सुना कि रिया ने उसका नाम तनु लिया था और यह भी कहा था कि तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और रिया के भूतकाल में मतलब पास्ट में जो हुआ वह सारा किया धरा उस तनु का ही था, जिस वजह से करण रिया को गलत समझ रहा है, इस वजह से ही करण रिया से नफरत कर रहा है। रिया और कारण के गलत फहमी पैदा करने वाली भी तनु है, वह तनु इन दोनों के बीच में गलत फहमी की दीवार खड़ी कर दी है और उसी के वजह से आज करण रिया से नफरत करता है। रिया को जब ये बात पता चली तो वह रोने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और वह तनु इसी का फायदा उठाते हुए वह रिया के ऊपर कर हमला दिया। और रिया तनु की यह सारी बातें सुनकर ऐसा लगा था जैसे वह कोमा में चली गई हो और इसी वजह से तनु रिया के ऊपर हावी होती चली गई। और तनु ने एक बात और रिया को बताया था कि बरसों पहले पहाड़ी से जब करण नीचे गिरा था तो उसे नीचे गिराने वाली भी तनु थी और वहीं से ये दोनों एक दूसरे को गलत समझने लगे थे और दोनों से नफरत बढ़ती चली गई। करण की नफरत इस तरह बढ़ गई है कि वह रिया को अकेले तड़पता हुआ देखना चाहता है, उसे ठोकर खाते हुए देखना चाहता है और इसी वजह से वह निशाना मेरे को बनाया था और आगे भी बनाएगा, पर वह रिया को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। तनु एक एक करके सारी बातें रिया को बताकर उसे दर्द तकलीफ बढ़ाई जा रही थी, उसे अंदर ही अंदर कमजोर बनाए जा रही थी और अंदर ही अंदर उसके दिल को तोड़े जा रही थी, उसके विश्वास को चकनाचूर किए जा रही थी। जब तनु को एहसास हुआ रिया अब अंदर से दिल टूटना चुकी है और बाहर से बस स्ट्रांग बनने का दिखावा कर रही है, तो तनु इसी का फायदा उठाते हुए उसने रिया के ऊपर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसकी उम्मीद रिया को भी नहीं थी लह कुछ ऐसा भी करेगी। बस यही कारण था कि रिया उसके हमले का पलटवार नहीं कर पाए और घायल होकर जमीन पर गिर गई। उसे जमीन पर गिरता देख तनु जोर जोर से हंसने, ग्रिन, ओपन माउथ स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय लगती है। और जब मैं रिया के पास गया तो वह मेरे ऊपर भी हमला करना चाहिए, पर ऐसा रिया ने होने नहीं दिया। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी मुझे बचाने के लिए और रिया तनु के ऊपर एक जोरदार हमला किया जिसकी उम्मीद तनु ने भी नहीं की था, क्योंकि तनु ने रिया को हद से ज्यादा कमजोर समझ लिया था और उसकी इसी गलती ने तनु को जमीन पर ला के गिरा दिया था। तनु की हालत तो कुछ इस कदर खराब हो गई थी कि वह चीखने चिल्लाने लगी और हमने उसे वहीं पर छोड़कर यहाँ आ गए। निखिल एक एक करके सारी बातें शुभम को बता दी। सारी बातें जानने के बाद शुभम को झटके हाई वोल्टेज पर झटके लगने लगे, उसे समझ में नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। क्यों हर बार उसकी बहन का ही दिल इस तरह दिल टूटना जाता है, क्यों हर बार सारे सवाल उसके बहन से किए जाते हैं, क्यों हर बार दोषी उसकी बहन ही बनती है। रिया सबसे ज्यादा प्यार जिस तनु से करती थी वह आज उसकी दुश्मन स्माइल विद हॉर्न्स बन गई है। वह दुश्मन छोटा सा भूतकाल भी थी पर दोस्त बनने का दिखावा कर रही थी, आज उसने ये दिखावा भी छोड़ दिया और सामने से मेरी बहन के दिल को चकनाचूर कर दिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसका बदला तो लेकर रहूंगा। सोचने वाली बात तो यह है कि वैम्पायर है और हम में से किसी को भी यह बात पता नहीं थी। वह लड़की इतनी ज्यादा चालाक है कि कानों कान भनक तक भी नहीं पड़ने दी इस बात की और हम लोगों के नाक के नीचे ये सब करती गई और हमें पता भी नहीं चला कि इसके पीछे वह है। ये सारे सवाल शुभम के दिमाग में चल रहे थे। शुभम को शांत देख निखिल भी चुप हो जाता है और रिया के पास बैठ जाता है। निखिल को रिया के पास बैठता देख शुभम कहता है कि तुम इसके पास ही बैठे हो और इसका ख्याल रखो, मैं इसके लिए जड़ी बूटियों, चार पत्ती, तिपतिया घास की दवा बनाकर लाता हूँ, जिसे खाकर और पीकर यह 1 या 2 दिन में एकदम पहले के जैसे ताकतवर और स्ट्रांग बन जाएगी। निखिल हमें अपना सिर हिला देता है और शुभम किचन में चला जाता है।
शुभम को पता नहीं रहता है कि किचन में कौन सा सामान कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ है। किचन की देखभाल कई महीनों से यामिनी कर रही होती है और यही कारण था कि शुभम को पता नहीं चल रहा था कौन सा सामान कहाँ है और कौन सा सामान कहाँ, जिसके कारण शुभम पूरे किचन में तूफान और भूकंप ला देता है, जिसके कारण पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। किचन की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ से अभी अभी तूफान बवंडर आया हो और सारा सामान तहस नहस करके चला गया हो। बर्तन गिरने की आवाज ऊपर तक जा रही थी, जिससे यामिनी उठ जाती है और अपने मन में ही कहती है कि शुभम को कुछ चाहिए होता तो उसे फोन कर देना चाहिए था या उसे आवाज दे देना चाहिए था। इस तरह की किचन में जाकर तूफान नहीं लाना चाहिए था। वह जितना मेरा काम आसान करता नहीं है उतना ज्यादा बढ़ा देता है। सोचा होगा कि क्या जगह परेशान रखे, छोटा सा काम है खुद ही कर लेता हूँ, पर वह काम जितना खुद से नहीं करता है उतना मुझे परेशान करता है। किचन की हालत बिगाड़कर और मेरे किचन का सत्यानाश करके ज्यादा परेशान कर देता है। ये लड़का कर क्या रहा है किचन में, कहीं तूफान चक्रवात सब ने ला दे, उसके पहले मुझे उसे रोकना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए रिया सीढ़ियों से नीचे सीधे किचन में चली जाती है बिना रिया निखिल को देखे ही। टक्कर 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 CH-47 एक जोरदार चांटा। किचन में जाने के बाद यामिनी जब किचन का नजारा देखती है तो वह दंग रह जाती है। किचन की हालत ऐसी थी कि लग रहा था अभी अभी कोई कुश्ती खेल के वहां से निकला हो। किचन की हालत ऐसी देख यामिनी चिढ़ते हुई शुभम से कहती है कि यह तुमने क्या कर दिया, जरूरत थी तो मुझे भुला देते, मुझे आवाज दे देते या फोन कर देते, पर मेरे किचन के साथ इस तरह कुश्ती लड़ने के लिए कौन कहा था तुमसे। यामिनी को गुस्सा करता देख शुभम उसे मनाते हुए कहता है कि माफ कर दो ना, मुझे सामान नहीं मिल रहा था इसलिए सब तहस नहस हो गया, मैं इसे सही कर दूंगा। यामिनी करती है मैं तुमसे सही की उम्मीद नहीं कर सकती, तुम सही के जगह इस किचन का और सत्यानाश कर दोगे। ये बताओ कि तुम कर क्या रहे हो, मैं मदद कर देती हूँ, नहीं तो तुम मेरे किचन की हालत और खराब कर दोगे। यामिनी की बातें सुनने के बाद शुभम कहता है वो तुमको मेरी कितनी चिंता है ना, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। शुभम यामिनी के साथ फ्लर्ट करते हुए ये सब बोलता है। यामिनी भी मुंह बनाते हुए कहती है वो तुम्हें कितनी बड़ी गलतफहमी है ना, मैं तुम्हारी नहीं, मैं अपनी किचन की परवाह करती हूँ। तुमने इसकी जो हालत है की है ना, उसे देख तो मुझे डर लग रहा था कि तुम मेरी किचन की हालत और न बिगाड़ दो। जब तुम मेरे किचन की हालत और बिगड़ मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मुझे अपने किचन की चिंता है ना कि तुम्हारी चिंता है। इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों पहले से बहुत ज्यादा बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। यामिनी तो शुभम को बस दोस्त मानती है, पर शायद शुभम यामिनी को दोस्त से कुछ ज्यादा ही मानता है। शायद इसीलिए वह यामिनी की बहुत ज्यादा चिंता फिक्र भी करता है और यामिनी को इस बात का एहसास भी नहीं हो पाता है। इन दोनों की छोटी बड़ी जो नोकझोंक है, क्या वह आगे प्यार में बदल जाएगी? क्या यामिनी भी शुभम को पसंद करेगी कभी, जैसे शुभम उसे पसंद करता है? ये हमें आगे पता चलेगा, पर अभी इन दोनों के बीच में जो हो रहा है उससे ये तो जरूर पता चल गया है। कहीं ना कहीं यामिनी के दिल के किसी कोने में छोटी सी ही सही पर शुभम ने अपनी जगह बना ली है। यामिनी कहती है लड़ाई झगड़ा तो मैं तुमसे करूंगी, आराम से करूंगी, पहले बताओ तुम किचन में कर क्या रहे हो, कुछ खाना है तो बताओ, मैं कुछ बना देती हूँ, पर अब मेरी किचन की हालत और खराब ना करो। शुभम यामिनी को बताता है कि रिया की हालत बहुत खराब है और वह उसी के लिए जड़ी बूटियां तैयार कर रहा है, दवाइयां बनाने के लिए, इसे खाने के बाद रिया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यामिनी को जैसे ही पता चलता है कि रिया की हालत खराब है, वह परेशान होते हुए कहती है कैसी है वह, क्या हुआ है उससे? शुभम कहता है कुछ नहीं, ये बस वैम्पायर्स का झगड़ा है और उस झगड़े में हुए ये हमला है। हमला ज्यादा गहरा नहीं है, पर इलाज न किया जाए तो ये खतरनाक भी होगा, इसलिए मैं दवाइयां तैयार कर रहा हूँ, जिसे खाने के बाद रिया कल एकदम फिट हो जाएगी, उसके घाव भी भर जाएंगे जब वह कुछ दिन तक आराम कर लेगी तो अच्छे से। तो शुभम की यह सारी बातें सुनने के बाद यामिनी कहती है जल्दी बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ कि दवाइयां जल्दी से तैयार हो जाए। शुभम कहता है कि तुम मेरी मदद कर पाओगी? यामिनी कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे बताते जाना क्या करना है, मैं वैसे ही वैसे करती जाऊंगी। शुभम कहता है ठीक है। तब फिर उसके बाद यामिनी शुभम की मदद करने लगती है दवाइयां बनाने में। शुभम जो जो कहता है और जैसे जैसे कहता है यामिनी वैसे वैसे काम करती जाती है, वह भी बहुत अच्छे तरीके से करती है। जब दवाइयां बन जाती हैं तो शुभम यामिनी को धन्यवाद कहता है उसकी मदद करने के लिए। तभी यामिनी कहती है कि धन्यवाद उसे करना चाहिए, क्योंकि वह इसी बहाने कम से कम दवाइयां बनाना, दवाइयों के बारे में कुछ सीख तो गई है। शुभम कहता है कोई नहीं, तुम मेरी असिस्टेंट बन गई हो ना, धीरे धीरे सब आ जाएगा। यामिनी कहती है कि मुझे लगा तुम मुझे एक दोस्त समझकर यह सब सिखाओगे, पर मुझे नहीं पता था तुम मुझे अपना असिस्टेंट समझकर यह सब बताइन हो। शुभम कहता है दोस्त या असिस्टेंट तुम्हें सीखने से मतलब था, जो तुमने सीख लिया है तो क्या फर्क है पड़ता है कि मैं तुम्हें असिस्टेंट समझकर सिखाऊं या दोस्त समझकर? यामिनी चिढ़ते हुए कहती है कुछ भी नहीं, बस तुम अपना मुंह बंद रखो और जो दवाइयां बनाए हो उसे लेकर चलो, जल्दी से रिया खाकर ठीक हो जाए, यहाँ पर बकवास मत करो खड़े रहकर मेरे साथ। शुभम कहता है चलो अच्छा है, कम से कम माना तो तुमने कि तुम बकवास करती हो। रिया चिढ़ते हुए कहती है तुम बस करो अब। शुभम उसका मजाक बनाते हुए कहता है मैं तो बस ही कर रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, बोल तो तुम रही हो। यामिनी कहती है बस चुप, एकदम चुप, आगे कुछ भी नहीं बोलना है। शुभम कहता है जैसी आपकी इच्छा और मुस्कुराते हुए रिया के पास जाने लगता है दवाइयां लेकर।
तभी शुभम रिया की तरफ देखते हुए कहता है कि लड़ाई बाद में कर लेंगे, पहले ये दवा रिया को खिला दे। उसकी हालत और खराब होती जा रही होगी। शुभम की बातें सुनने के बाद यामिनी को शुभम की बातें सही लगती है और वह कहती है कि हाँ जल्दी से चलो और मैं दूध लेकर आती। हल्दी वाला दवा खाने के बाद दूध पीने के सो जाएगी तो उसे अंदर से ताकत मिलेगा और वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। शुभम हाँ में सिर हिला देता है, दवाइयां लेकर रिया के पास जाता है, रिया को दवाई खिला देता है और यामिनी दूध गर्म करके हल्दी वाला दूध तैयार करती है और वह दूध ले रिया के पास जाती है। रिया के पास जाते हुए यामिनी कहती है कि तू कैसी है अब और तेरा तबीयत कैसा है? ज्यादा परेशान ना होना, तू जल्दी से ठीक हो जाएगी क्योंकि मुझे पता है मेरी दोस्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ताकतवर है। ये हल्दी वाला दूध भी तुझे ताकत मिलेगा और ये तेरी मदद करेगा जल्दी से जल्दी ठीक होने में। यामिनी की बातें सुनने के बाद रिया को गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आता है। वह गुस्से से चिल्लाते हुए यामिनी से कहती है कि दूर हो जाओ, तू मुझसे दूर हो जाओ और ये दिखावा करना बंद करो। मुझे तुम्हारी दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे दूर हो जाओ, बस बहुत दूर हो जाओ। ये सब बोलते हुए रिया यामिनी के हाथों से दूध वाला गिलास लेकर जमीन पर सारा दूध गिरा देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा तो मुझे दूध लाकर दोगी और मैं पी लूंगी? क्या मुझे नहीं पता तुम मुझसे कितना नफरत करती हो? मुझे तो लगता है तुम इस दूध में जरूर जहर मिलाकर लाई होगी जिससे तुम मुझे आराम से मार सको। सही कहा ना मैंने, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तुम मुझसे नफरत करती हो ना, तो पहले बता देती है ये दोस्ती का दिखावा या नाटक करने का क्या जरूरत था? तुम्हारे इस दिखावे मुझे अंदर से तोड़ दिया है। तुम मुझसे बस दूर रहो, बहुत दूर रहो। रिया की यह सारी बातें सुनने के बाद यामिनी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रिया यह उससे क्या कह रही है। और रिया ने सपने में भी यह कैसे सोच लिया कि मैं उसे जहर वाला दूध दूंगी? रिया को क्या मेरी दोस्ती पर विश्वास ही नहीं है? और रिया मुझसे इतना नफरत क्यों करती है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं तो उसे अपनी छोटी बहन समझता हूँ, फिर रिया मुझसे इतना नफरत क्यों कर रही है? ये सब सोचते हुए यामिनी रिया से पूछती है कि तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम बताओगे कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो और तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? रिया मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे बताओ कि मैंने क्या किया है। रिया यामिनी को तनु समझकर यह सब बोले जा रहे थी। क्योंकि रिया अपने होश में नहीं थी, उसे यामिनी के चेहरे की जगह तनु का चेहरा दिखाई दे रहा था। अब बस यही कारण था कि रिया ये सब बोले जा रही था। रिया और यामिनी की बातें निखिल को समझ में नहीं आ रही थी। निखिल अभी भी परेशान था कि रिया यामिनी से नफरत क्यों करती है और यामिनी से दूर जाना क्यों चाहती है और यामिनी ने रिया के साथ ऐसा क्या किया है। निखिल को परेशान देख शुभम कहता है कि मुझे पता है रिया इस तरीके से और ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। शुभम की बातें सुनने के बाद यामिनी और निखिल दोनों शुभम की तरफ देखते हुए पूछते हैं कि इसे हुआ क्या है, यह ऐसे क्यों बातें कर रही है। शुभम यामिनी को शांत कराते हुए कहता है कि रिया तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही है, वह ये सब तनु को कह रही है। यामिनी को शुभम की बातें समझ में नहीं आती है तो शुभम उसे समझाते हुए कहता है कि रिया अभी अपने होश में नहीं है, उसका दिल टूटा है, विश्वास चकनाचूर हुआ है, अभी वह अपने उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है और यामिनी उसे तुम्हारे चेहरे में तनु का चेहरा दिखाई दे रहा है, इसलिए रिया ये जो बोले जा रही है वह तुम्हें नहीं तनु को बोल रही है। तुम्हारे अंदर वह तनु की कल्पना कर रही है, इसीलिए वह तुमसे नफरत कर रही है क्योंकि रिया तनु से बहुत ज्यादा नफरत करती है, तुमसे नहीं। शुभम की बातें सुनने के बाद निखिल और यामिनी को सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि रिया के साथ क्या हुआ है और वह किस दर्द तकलीफ का सामना करते हुए आगे निकल रही है। तभी यामिनी निखिल और शुभम दोनों से पूछती है कि रिया के साथ हुआ क्या है और ये तनु कौन है और उसने रिया के विश्वास का चकनाचूर क्यों किया है, रिया उससे बदला लेना क्यों जाती है, कोई मुझे बताएगा ये हो क्या रहा है और रिया की ऐसी हालत किसने की। निखिल तुम तो रिया के साथ थे ना, बताओगे कि रिया की ऐसी हालत कैसे हो गई है और तुम दोनों इतने दिनों से थे कहाँ थे, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, तुम्हें पता था मैं परेशान हो रही थी। ये शुभम भी मुझे नहीं बता रहा था कि तुम दोनों कहाँ हो और ना ही मुझे आदर्श कुछ बता रहा था। तुम दोनों मिलकर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है और आज रिया की बातों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है। वह मेरे अंदर तनु को समझकर बोल रही हो पर बोल तो मेरे को रही है ना, मैं उसकी बातें भूल भी नहीं पा रही हूँ और उसकी हालत मुझसे देखी भी नहीं जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। या बोलते हुए यामिनी रोने लगती है और रोते हुए यामिनी कहती है कि एक तो इतने दिनों बाद रिया मुझसे मिली है, उससे अच्छे से बात करना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी। गले लगाना तो दूर की बात है, उसने मेरे हाथ से दूध का गिलास भी छीन के नीचे फेंक दिया और ऊपर से मुझे इतना सारा सुना दिया, वह भी तनु समझकर। मैं छोड़ूंगी नहीं उस तनु को, उस तनु ने मेरी रिया की हालत कैसी कर दी है। ये सब बोलते हुए यामिनी फूट फूट कर रोने लगती है। यामिनी को ऐसा रोता देख रिया गुस्सा करते हुए कहती है कि बस करो तनु अपना नाटक और दिखावा करना, कितना नाटक करोगी तुम, मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारी इस नाटक से, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ तुम। रिया बस यही बड़बड़ा रही थी और रिया की यही बातें यामिनी के दिल को तोड़े जा रही थी। यामिनी और रिया की हालत शुभम निखिल से भी नहीं देखी जा रही थी। शुभम यामिनी को शांत कराते हुए कहते हैं यार तुम शांत हो जाओ, रिया की हालत वैसी खराब है और तुम ऐसे रोओगी तो कैसे काम चलेगा। दूसरी तरफ निखिल रिया को समझाते हुए कहता है रिया इतना गुस्सा ना करो, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, ये तनु नहीं यामिनी है, तुम्हारी यामिनी है, ये हमारी दोस्त है और हमारे कॉलेज की बहुत प्यारी लड़की थी, तुम्हें याद है ना ये हमारी कितनी मदद करती थी।
इसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में, तो प्लीज तुम पहचानो इसे और इसे को कुछ उल्टा सीधा ना बोलो जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रिया को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर उसका वश ना हो। वह गुस्से से चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि बस करो तुम सब, यामिनी हो या तनु हो है तो मेरी दुश्मन ही ना, और मैं इससे बहुत नफरत करती हूँ क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है, मुझे चैट पहुंचाया है, मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है। कह दो या मुझसे दूर रहे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या बोलते हुए रिया भी रोने लगती है। रिया और यामिनी दोनों को ऐसे रोता देख शुभम निखिल से कहता है कि एक काम करो तुम। निखिल पूछता है कौन सा काम? शुभम कहता है कि रिया ने दवा खा लिया है, इसे तुम नीचे उस कमरे में ले जाकर सुला दो, ध्यान देना इसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, और कमरे में ही रुककर रात भर रिया का तुम ख्याल रखना अच्छे से, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझे तुम? निखिल कहता है हाँ मैं समझ गया, और मैं यामिनी को ऊपर इसके कमरे में ले जाता हूँ। निखिल को शुभम की बातें सही लगती हैं। वो दोनों ऐसा करते उन दोनों के उनके कमरे में ले जाते कि उसके पहले यामिनी रिया के पास जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं। ये कहते हुए यामिनी रिया का सर बड़े प्यार से सहलाने लगती है और कहती है याद करो मुझे, तुम ऐसे मुझे भूल नहीं सकती हो ना, तुम मुझसे ऐसे नफरत कैसे कर सकती हो, तुम मेरी छोटी बहन हो, मेरी दोस्त हो, मेरी जान हो। ये सब कहते हुए यामिनी रिया का हर बड़े प्यार से सहलाई जा रही थी, और यह सब रिया को भी बहुत अच्छा तो लगता है और उसे आराम भी मिलता है। रिया को ऐसा लगता है कोई अपना है जो उसका ख्याल रखेगा, पर तभी रिया को तनु की बात याद आती है कि वह कह रही थी वह अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहन के रखती है जिससे सबको उसकी अच्छाई दिखे, बुराई नहीं। ये ख्याल जैसे रिया के दिमाग में आता है, वह तनु को अपने से दूर करते हुए एक खींचकर चाटा उसके गाल पर लगा देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारा किया हुआ सब भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि तुमने मुझसे खुद कहा था कि तुम अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर घूमती हो, ऐसे लोगों को तुम्हारी अच्छाइयां बस दिखाई देगी ना कि बुराइयां दिखाई देगी, और तुम ये सब क्यों करती हो? तुम समझती क्यों नहीं हो कि मैं मुझसे दूर रहना चाहती हूँ? CH48 नीलखुन। रिया यामिनी को चांटा मारने के बाद बड़बड़ने लगती है कि तुम मुझसे दूर रहो और चिल्लाने लगती है, और इधर यामिनी को देख के ऐसा लगता है कि जैसे वह कोमा में चली गई हो। बिल्कुल सुन चुपचाप यामिनी वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है और सोचती है कि जो लड़की उसके लिए लड़ती है झगड़ती है, आज वही लड़की उसे इतना जोरदार चांटा मार दी। रिया ऐसी लड़की है कि जब उसे पता चला यामिनी एक अनाथ लड़की, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है उसके दोस्तों के अलावा, तो रिया ने यामिनी को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। आज वही रिया यामिनी को एक जोरदार चांटा मारी है। आज वही रिया यामिनी से कहती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, वह भी तनु समझकर। यामिनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वह ये बात अच्छे से जानती है कि रिया भी अपने होश में नहीं है, इसलिए वह रिया से कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप बस खड़ी की खड़ी रह जाती है। यामिनी के दिल का बुरा हाल हुआ था, रिया का चांटा उसके गाल पर चिपक गया था। रिया के चारों पांचों उंगलियां यामिनी के गाल पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। यामिनी की हालत देखकर शुभम को बुरा बहुत लगता है, पर वह कुछ कह नहीं सकता। शुभम जानता है कि रिया किस दौर से गुजर रही है, रिया के साथ क्या हुआ है। अभी रिया को खुद किसी के सहारे की जरूरत है, और मैं उसके ऊपर चिल्लाऊंगा या गुस्सा करूंगा तो रिया बहुत ज्यादा अकेला फील करेगी, जिससे असर सीधे उसके दिमाग पर होगा, और इस वजह रिया की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और शुभम ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बहन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो, बस इसीलिए शुभम चुप रहता है और रिया को रोकने की भी कोशिश नहीं करता है, ना ही उसे समझाने की कोशिश करता है, बस उसे हौसला देने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे पास, अभी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शुभम किया बातें से ऐसा लगता है जैसे कि रिया को कितना ज्यादा हिम्मत मिल गया हो। वह शुभम को पकड़कर रोने लगती है, कहती है भैया पूरी दुनिया धोखेबाज है, सब कोई मुझे धोखा दिया है बस। शुभम कहता है नहीं पागल, मैं हूं अभी तेरे साथ, मैं हूं अभी तेरा ख्याल रखने के लिए, तो तू इतना परेशान क्यों होती है? शुभम समझाते हुए रिया को कहता है। शुभम की बातें सुनने के बाद रिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है हाँ भैया आप हैं अभी मेरे पास, इसलिए तो मुझे किसी का डर नहीं है, पर मैंने बहुतों को खोया है भैया, आप जानते हैं ना। शुभम रिया को मनाते हुए कहता है कि हाँ पगली मैं जानता हूँ, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। तभी रिया कहती है कि जब मैं छोटी थी तभी माँ बाप छोड़कर चले गए, फिर दोस्तों ने धोखा दिया, जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा फिर उसने धोखा दिया, अब बताइए मैं क्या करूं? शुभम रिया को समझाते हुए कहता है परेशान क्यों होती है पगली, मैं हूं तेरे से प्यार करने वाला, तेरा ख्याल रखने वाला, अभी तेरा निखिल है, तेरे पास तेरे दो दोस्त हैं जो तुझे बहुत ज्यादा मानते हैं, आदर्श और यामिनी। तो तू इतनी सी बातों पर टूट जाएगी, इतनी सी बातों पर रोने लगेगी, मेरी रिया इतनी कमजोर नहीं है। शुभम ये सारी बातें रिया को बड़े प्यार से समझाता है, उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है मैं हूं अभी तेरे पास, तो तुम कभी भी खुद को अकेला समझने की गलती मत करना, क्योंकि तेरा भाई है अभी जो जिंदा है, जो तेरा ख्याल रख सकता है। रिया के ऊपर जब दवाइयों का असर होना चालू होता है, रिया को नींद का एहसास होता है, उसकी आंखें चमकने लगती है। रिया की आंखें एकदम लाल हो गई थी कि जैसे कि उसकी आंखों में खून भरा हो। रिया की आंखें देखकर निखिल डरते हुए शुभम से पूछता है कि यह रिया को क्या हो रहा है, रिया की आंखें खून की तरह लाल क्यों हो रही हैं, बताओ ना शुभम मेरी रिया को क्या हो रहा है, सब ठीक है ना? शुभम निखिल को शांत कराते हुए कहता है यह दवाइयों का असर है, इसकी आंखें खून की तरह होने का मतलब यह है कि अब रिया को नींद आ रहा है।
निखिल तुम रिया को ले जाकर उसके कमरे में सुला दो। निखिल हाँ में सिर हिलाते हुए रिया को उसके कमरे में ले जाता है। निखिल रिया को कमरे में ले ही जाता है कि निखिल को अपने हाथों में कुछ गीला, कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है। जब निखिल रिया पकड़ कर ले जा रहा होता है तभी निखिल रिया को कमरे में सुलाने के बाद जब अपने हाथ देखता है तो उसके हाथ पर नीला नीला कुछ लगा हुआ था, जिसे देखकर निखिल परेशान हो जाता है और वह शुभम के पास आते हुए कहता है कि शुभम ये देखो तो मेरे हाथों को क्या हो गया है। निखिल अपना हाथ शुभम के आगे करके दिखाते हुए कहता है कि मुझे कुछ समझ में ना ही आ रहा है कि मेरे हाथों में यह नीला नीला क्या है। शुभम यह नीले कलर देखकर चौंकते हुए पूछता है रिया को कहीं चोट लगा है क्या या कहीं कट का निशान पड़ा है क्या। शुभम की बातें सुनने के बाद निखिल कहता है मुझे नहीं पता पर शायद जब तनु ने उसके ऊपर हमला किया था तो रिया नीचे गिरी थी, शायद तभी लगा हो उसे कहीं चोट, पर मैंने देखा नहीं है चोट का निशान कहीं पर भी। तभी निखिल शुभम से पूछता है कि इस नीले कलर का क्या लेना देना है रिया के चोट से। शुभम निखिल से कहता है कि हम वैम्पायर का खून नीला होता है, ये खून रिया का है, पक्का उसकी बॉडी में कहीं कट का निशान है इसलिए और वहां से यह खून निकल रहा है। निखिल डरते हुए कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। शुभम कहता है मैं तुम्हें बैंडेज और कुछ दवाइयां दे रहा हूं, तुम देख कर लगा देना कि रिया को चोट कहाँ लगा है। बैंडेज ले जाओ जहां कट का निशान है वहां पर दवाइयां लगाकर पट्टी बांध देना और रिया के पास ही उसके कमरे में रुकना। किसी भी चीज की जरूरत हुई या उसका तबीयत खराब हुआ तो मुझे जरूर बताने की कोशिश करना। शुभम की यह सारी बातें सुनने के बाद निखिल हामे में सिर हिलाते हुए बैंडेज और दवाइयां लेकर रिया के कमरे में दोबारा चला जाता है। रिया के शरीर को इधर उधर हिला डुलाकर निखिल देखता है कि चोट का निशान कहां पर है जहां से रिया की ब्लीडिंग हो रही है। निखिल ये सब देख रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि चोट रिया के कमर पर लगा है और खून वहीं से बह रहा है। निखिल रिया के कपड़े उठाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और हाथों से महसूस करता है कि रिया को चोट कहां पर लगा हुआ है। जब उसे चोट का पता चलता है तब निखिल दवाई लगाकर बैंडेज कर देता है। दवाइयां लगाने के बाद निखिल रिया को बड़े प्यार से देखते हुए उसके सर को सहलाता है और उसके माथे पर एक किस करता है और कहता है कि मैंने आज से पहले तुम्हारी ऐसी खराब हालत कभी नहीं देखा है और मैं कभी नहीं आगे देखना चाहता हूँ। तुम हंसते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते हुए अच्छी लगती हो, ना कि ऐसे बीमार पड़े हुए। ये सब सोचते हुए निखिल रिया के बगल में ही सो जाता है, क्योंकि आज जितना कुछ हुआ था उस सब चक्कर में कहीं ना कहीं निखिल भी बहुत ज्यादा थक गया था। इसलिए वह रिया के पास लेट जाता है कुछ ही मिनटों में और सो भी जाता है। और वहीं दूसरी तरफ किसी के फोन की रिंग सुनाई देती है। जब शुभम फोन कर स्क्रीन देखता है तो उसे पता चलता है ये फोन निखिल से घर घर से आ रहा है और उसकी माँ का है। शुभम निखिल के घर का कॉल रिसीव करते हुए कहता है कि मैं शुभम बोल रहा हूँ, रिया का भाई। दूसरी तरफ से आवाज आता है, हाँ बेटा मैं निखिल की माँ बोल रही हूँ, निखिल के बारे में पूछना था कि वह कहाँ पर है और ठीक है ना। शुभम कहते हैं हाँ आंटी जी निखिल ठीक है और मेरे ही घर पर है। इशिता कहती है कि निखिल ने मुझे इस बारे में बताया नहीं और आज तो वह घर आने वाला था ना। इशिता की बातें सुनने के बाद शुभम कहता है वह ज्यादा रात हो जाने के कारण मैंने नहीं मना कर दिया था कि रास्ता सुनसान है, कुछ भी हो सकता था, इसीलिए निखिल आज घर नहीं गया और यहीं पर रुक गया। माफ कीजिए आंटी जी आपका बुरा लगा हो। इशिता कहती है ठीक है बेटा, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, पर मुझे बुरा एक बात का जरूर लगा है। शुभम हड़बड़ाते हुए कहता है जी किस बात का। इशिता कहती है ये कि तुम मुझे आंटी बुला रहे हो। माँ नहीं, मैं रिया की माँ हूँ तो तुम्हारी भी माँ हुई ना, तो तुम मुझे आंटी क्यों बुला रहे हो, तुम मुझे माँ क्यों नहीं बुलाते। इशिता की बातें शुभम को बहुत अच्छी लगती है और कहता है माफ कीजिएगा, आज के बाद मैं आपको आंटी कभी नहीं बोलूंगा, आपको मैं सिर्फ माँ और माँ ही कहकर बुलाऊंगा। ये सब बोलने के बाद शुभम के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ इशिता के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह कहती अच्छा ठीक है बेटा, तब मैं फोन रखती हूँ। शुभम कहता है अच्छा ठीक है माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। इशिता कहती है तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा, और दोनों फोन रख देते हैं। जब निखिल रिया को लेकर जा रहा था तो उसका फोन वहीं पर छूट गया था, तो शुभम देखा तो पता चला उसकी माँ का कॉल रहा है। तो शुभम कॉल रिसीव करके बता देता है कि निखिल उसी के पास रुका हुआ है, उसी के घर में, जिससे उसकी माँ परेशान ना हो। इशिता से बात करने के बाद शुभम को यामिनी का ख्याल आता है। वह देखता है कि यामिनी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी। यामिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे, तो यामिनी यह सब सोचते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, पर वह इतने ज्यादा सोच में डूबी हुई थी, उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सीढ़ियों से नीचे गिरता देख शुभम यामिनी के पास जाते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है। तब तक यामिनी सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी थी। शुभम कहता है तुम कहाँ खोई हुई हो, रिया की तबीयत, और तुम अपना तबीयत खराब करने तुम्हें हुई हो क्या, तुम अपनी हालत देखो कैसी थी अब कैसी हो गई हो। हंसने वाली लड़ने वाली लड़की आज चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रही है, ऐसा लग रहा है कि कोमा में चली गई है। तुमको अपनी ऐसी हालत अच्छी लगती होगी पर तुम मुझे ऐसी हालत में अच्छी नहीं लगती हो, तुम मुझे लड़ते हुए, हंसते हुए, गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए ही अच्छी लगती हो, चुपचाप शांत खड़े हुए नहीं। शुभम अपना गुस्सा और अपना प्यार जाहिर करते हुए यामिनी को डांटता है, बोलता और समझाता है। यामिनी के दिल तो ऐसा लग रहा था जैसे आज टूट गया हो और शुभम की बातों ने उसे हौसला दिया हो। यामिनी शुभम को गले से लगाते हुए रोने लगती है। यामिनी को ऐसा करता देख शुभम भी उसे गले से लगाते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करता है।
जब यामिनी का रोना खत्म हो जाता है तो शुभम कहता है मैं तुम्हें ऊपर लेकर चलूं, तो यामिनी कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी, पर जैसे ही यामिनी खड़ी होने की कोशिश करती है वह खड़ी नहीं हो पाती है। वह गिर जाती है। ये देखकर शुभम कहता है जिद करना बंद करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। CH49 चांटे का असर। शुभम के कहने पर यामिनी शुभम की बात मान लेती है और अपना सर हाँ में हिला देती है। जब शुभम देखता है कि यामिनी उसकी बात मान रही है, तो शुभम धीरे से यामिनी को अपनी बाहों में उठा लेता है, जिससे एक पल के लिए यामिनी सहन सी जाती है। वह शुभम को रोकना चाहती थी, पर शुभम ने उसे इतने प्यार से थाम रखा था कि वह अपने आप चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों यामिनी को आज अच्छा लग रहा था। शुभम का इस तरह यामिनी का ख्याल रखना यामिनी के दिल को बहुत सुकून दे रहा था। शुभम यामिनी को अपनी बाहों में थामे हुए ऊपर यामिनी के कमरे में जाने लगता है और यामिनी बस शुभम को ही देखे जा रही थी। यामिनी आज पहली बार शुभम को इतने करीब से देख रही थी, उसे महसूस कर रही थी। यामिनी को इस तरह अपने आप को घूरता देख शुभम कहता है कि मुझे खाने का विचार है क्या, तुम मुझे इस घूर क्यों रही हो। यामिनी के कानों में जैसे ही शुभम की आवाज जाती है तो यामिनी शर्मा सी जाती है और उसके गाल कान टमाटर जैसे एकदम से लाल हो जाते हैं। यामिनी अपनी निगाहें कहीं और करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती है, क्योंकि यामिनी आज अपने आप से ही मजबूर थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी अब यामिनी के वश में है ही नहीं। शुभम को देखने से यामिनी अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी शुभम यामिनी को लेकर उसके कमरे में आ जाता है, प्यार से बेड पर बैठता है। तो यामिनी कहती है कि हम आ गए, बहुत जल्दी नहीं आए हैं। तो शुभम कहता है कौन सा तुम्हारा घर लंदन है, जो जाने में टाइम लगेगा, ऊपर ही तो आना था, और ऊपर आने में कितना टाइम लगेगा। यामिनी कहती है काश थोड़ा और टाइम लगा होता। ये बात यामिनी मन ही बड़बड़ाती है। यामिनी को अपने आप नहीं बड़बड़ करता देख शुभम कहता है कि यह तुम क्या कर रही हो, तुम खुद से ही क्यों बड़बड़ा रही हो। शुभम की बातें सुनने के बाद यामिनी कहती है कि मेरा मन में बड़बड़ाओ या कुछ भी करूं, तुम्हें क्या करना है। शुभम कहता है ठीक है कुछ भी करो, पर अपना ख्याल रखना, अब फिर से रोने ना लगना। तो यामिनी करती मैं तो रोऊंगी क्योंकि तुम चुप कराने जो आओगे। ये बोलने के बाद यामिनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शुभम को यामिनी की बातें बहुत अजीब लगती है। उसके बाद यामिनी का मुस्कुराना शुभम को यह और भी अजीब लगता है। शुभम को लगता है कि कहीं यामिनी बीमार तो नहीं है, ना हो जो ऐसी बातें नहीं कह रही है, बहकी बहकी सी। ये सोचते हुए शुभम अचानक से अपने हाथ यामिनी गालों पर ले जाकर चेक करने लगता है कि कहीं यामिनी को बुखार तो नहीं है न। शुभम को ऐसा करता देख अचानक से यामिनी एक पल के लिए सहम सी जाती है, जैसे उसे पता चलता है कि वह बीमार है या नहीं। ये देखने के लिए शुभम अपना हाथ उसके गालों पर लाया है तो यामिनी की निगाहें शर्म से झुक जाती है, उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। शुभम अपने मन में सोचता है कि यह बीमार तो नहीं है, फिर ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है, इसे हुआ क्या है। शुभम ये सब सोच रहा था, किसका ध्यान यामिनी के गालों पर जाता है, जिस पर रिया की उंगलियों के निशान थे। ये निशान देखकर शुभम को बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है कि मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं पाया, मैं मजबूर था। उसके बाद शुभम नीचे किचन में जाता है। शुभम को इस तरह नीचे जाता देख यामिनी अपने मन में सोचती है कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो शुभम उसे इस तरह छोड़कर जा रहा है। वह भी उसे बिना कुछ बोले यामिनी जाते हुए शुभम को बस चुपचाप देखती है, कुछ भी नहीं बोलती है। और शुभम नीचे किचन में जाने के बाद हल्दी का लेप तैयार करके ऊपर यामिनी के कमरे में आता है। यामिनी शुभम को अपने कमरे में आता हुआ देख पूछती है कि अब क्या हुआ, एक बार तो छोड़कर चले गए थे, फिर क्या करने आए हो। यामिनी बोल रही थी कि शुभम यामिनी के पास बैठते हुए उसके गालों पर बड़े प्यार से हल्दी का लेप लगाता है। शुभम को ऐसा करता देखे यामिनी उसे देखते ही रह जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। शुभम बड़े प्यार से लेप यामिनी के गालों पर लगा रहा था, जिससे यामिनी को दर्द का आभास नहीं हो रहा था और यामिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। शुभम जब लेप लगा देता है तो वह वहां से जाने लगता है। शुभम को जाता देख यामिनी को अच्छा नहीं लगता है और वह शुभम को रोकते हुए कहती है कि आज रुक जाओ ना। यामिनी को ऐसा बोलता है देख शुभम उससे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना। यामिनी कहती है कुछ भी ठीक नहीं है, तभी तो मैं कह रही हूँ आज रुक जाओ ना, वरना मैं कभी कहीं हूँ तुमसे अपने कमरे में रुकने के लिए। शुभम कहता है नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ है। यामिनी कहती आज मेरा दिल टूटा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, जब अकेले रह रही हूँ तो मुझे रिया की बातें याद आ रही है, मैं अंदर से कमजोर होती जा रही हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ रहूं तो मैं अपने दर्द को भी भूल जा रही हूँ, और मैं ये भी भूल जा रही हूँ कि अभी आधे घंटे पहले मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ रहना, मुझे सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, मैं चैन से सो सकती हूँ, चैन से रह सकती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ रुक जाओ ना तुम आज मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज रुक जाओ ना। यामिनी की बातें सुनने के बाद शुभम को लगता है कि यामिनी को आज उसके सहारे की जरूरत है, इसलिए वह ऐसा बोल रही है। शुभम को चुप देख यामिनी उसे मनाते हुए कहती है कि प्लीज रुक जाओ ना, प्लीज मत जाओ ना, प्लीज रुक जाओ ना। यामिन को ये सब बोलता देख शुभम कहता अच्छा अच्छा ठीक है मैं रुक रहा हूँ, प्लीज कहना तुम बंद करो यार। यामिनी मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है। तभी यामिनी बड़ी मासूमियत से शुभम की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरे सर पर तेल लगा दो ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। यामिनी को ऐसा बोलता देख शुभम उसे घूरते हुए कहता है वो मैडम अपनी गुलामी करवाने के लिए मुझे रोकी है क्या। शुभम को ऐसा बोलता देख यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है मतलब तुम लगा नहीं सकते हो क्या, मैं बीमार हूं ना, तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकते हो क्या।
यामिनी को ऐसे छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाता देख शुभम कहता कि मैं करूं तुम्हारी यह जो भोली सी सूरत है ना, इसे देखकर दया आ जाता है मुझे, तुम अपनी रोनी सी सूरत ना बनाओ, मैं तेल लगा देता हूं। यामिनी हंसते हुए कहती अच्छा ठीक है वहां पर है तेल लगा दो। शुभम तेल लेकर आता है। यामिनी की बालों के बालों में बड़े प्यार से तेल लगा रहा होता है। शुभम का इस तरह यामिनी के बालों में बड़े प्यार से तेल लगाना यामिनी के दिल को बहुत सुकून दे रहा था। जब शुभम यामिनी के बालों में तेल लगा देता है तो वह वहां से उठने की कोशिश करता है, तभी यामिनी शुभम के पैरों पर अपना सर रख करके लेट जाती है। यामिनी ऐसा करता देख शुभम पूछता है कि क्या हुआ है? रिया के चांटे का असर कहीं तुम्हारे दिमाग पर तो नहीं हुआ है? जो तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, तुम तो ऐसी हरकतें कभी नहीं करती हो। शुभम ये सब बोलते हुए अपने हाथों को यामिनी के सर पर रखकर सहलाने लगता है। शुभम को ऐसा करता देख यामिनी को बहुत अच्छा लगता है और वह शुभम के पास इसी तरह से रहना चाहती है। पास रहना अच्छा लगता है। यामिनी को कुछ ना बोलता देख शुभम को कुछ समझ में नहीं आता है कि यामिनी ने उसके बातों का जवाब क्यों नहीं दिया, इसलिए शुभम दोबारा यामिनी से पूछने की कोशिश करते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ये बोलते हुए शुभम अपने हाथों को उसके बालों पर से हटाकर उसके गालों पर ले जाकर रख देता है और अपने हाथों से यामिनी के गालों को बड़े प्यार से सहलाने लगता है। शुभम को ऐसा करता देख यामिनी उसे रोक नहीं पाती है और शुभम को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह यामिनी के साथ यह क्या कर रहा है। बस उसे ये सब करना अच्छा लग रहा था इसलिए वह कर रहा था। पर उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि यामिनी उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। क्या उसे भी शुभम का ये सब करना अच्छा लग रहा था? पर यामिनी शुभम को इसलिए नहीं रोक पा रही थी क्योंकि उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था। यामिनी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए कि शुभम से पूछना चाहिए कि वह ये क्या कर रहा है। CH50 होठों पर किस। यामिनी सोचती रह जाती है वो शुभम से कुछ पूछ क्यों नहीं पा रही है। तभी यामिनी को एहसास होता है कि वह पूछ इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है ये सब। शुभम के साथ रहने से यामिनी को एहसास होता है कि वह शुभम को चाहने लगी है। शायद बहुत पहले से ही, पर पता शायद आज उसे चला है। ये सब सोचते हुए यामिनी मुस्कुरा रही थी। शुभम यामिनी को मुस्कुराता देख उससे कहता है यामिनी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। यामिनी कहती है कुछ भी नहीं, बस कुछ सोचकर मुस्कुरा रही हूँ। तभी यामिनी शुभम से कहती है तुम कहना क्या चाहते थे वह बताओ। शुभम हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शायद मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता था पर कभी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। शुभम कहता है जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था रिया के साथ में, मैं तभी से तुम्हें चाहने लगा हूँ। पर तुम मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचो या कुछ गलत राय न बनाओ, बस इसीलिए कभी मैंने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम भी मुझे पसंद करती हो, इसलिए मैं अपने दिल की बात आज बता रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारे पास दुख का साया भी नहीं आने दूंगा, वादा है मेरा। शुभम की बातें सुनने के बाद यामिनी भी कहती है शुभम मुझे नहीं पता था कि मैं पहले तुम्हें पसंद करती थी कि नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं तुम्हें अब बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। यामिनी की इतना बोलने के बाद शुभम यामिनी को एक किस कर देता है उसके होठों पर, जिससे हमने कुछ पल के लिए शर्मा सी जाती है। यामिनी को शर्माता देख शुभम कहता है जो होगा तुम्हारी इच्छा से होगा, तुम्हारी इच्छा के बिना मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कभी नहीं करूंगा। यामिनी मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ मुझे पता है। इसके बाद शुभम यामिनी के माथे पर किस करते हुए कहते हैं तुम अपना ख्याल रखना और मुझे रिया का भी ध्यान रखना है। उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है, मुझे जाकर देखना चाहिए कि अब वह कैसी है कैसी नहीं। शुभम की बातें सुनने के बाद यामिनी कहती है ठीक है तुम जाओ, रिया का ख्याल रखो, मैं भी अब सो जाती हूँ, मैं थक गई हूँ आज। यामिनी की बातें सुनने के बाद शुभम यामिनी के कमरे में से चला जाता है। शुभम के जाने के बाद रिया शुभम के बारे में सोच रही होती है कि शुभम ने कितने प्यार से उसके होठों पर किस किया और उसके बाद उसके माथे पर किस किया और उससे कहा कि वह अपना ख्याल रखे। इन ख्यालों में खोए हुए यामिनी की कब आंखें लग गई उसे भी नहीं पता चल और मैं भी सो जाती है। शुभम यामिनी के कमरे में जाता है और नीचे रिया के कमरे की तरफ जाते हुए निखिल को आवाज देता है। निखिल सोया हुआ था इसलिए शुभम की पहली आवाज में वह नहीं जाग पाता है, पर जब शुभम 2-3 बार आवाज देता है और दरवाजा खटखटा है तो निखिल की नींद खुलती है। वह दरवाजा खोलता है। निखिल को नींद में देख शुभम कहता है तुम सो गए थे, माफ करना मैंने तुम्हें जगा दिया। निखिल कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ क्या हुआ है शुभम। शुभम कहता है कि कुछ भी नहीं। उसके थोड़ी देर बाद शुभम निखिल से पूछता है कि रिया का तबीयत कैसा है, पहले से ठीक है ना। शुभम का ये सवाल सुनने के बाद निखिल कहता है कि वह तो अभी सो ही रही है, अब उठे तो पता चले ना उसकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं, पर आज वह बहुत अजीब लग रही थी। शुभम पूछता है कैसे तुम्हें अजीब लग रही थी। निखिल कहता यही कि वह यामिनी में तनु को कैसे देख रही थी। शुभम बताता है कि उसके दिलो दिमाग में सिर्फ तनु का चेहरा बस गया है और वह उससे बहुत नफरत करती है, इसलिए वह यामिनी में तनु को देखी थी। निखिल कहता है तो वह तुम्हारे और मेरे में तनु को क्यों नहीं देखी, वह बस यामिनी के अंदर तनु को क्यों देखी। निखिल की ऐसी बातें सुनने के बाद शुभम मुस्कुराते हुए कहता है कि क्योंकि हम लड़के हैं और यामिनी एक लड़की है, तुम भूल रहे हो कि तनु भी एक लड़की है और तनु का चेहरा रिया यामिनी में नहीं देखेगी तो हम लड़कों में देखेगी क्या, कैसी अजीब बातें तुम कर रहे हो निखिल।
शुभम से ऐसा जवाब सुनने के बाद निखिल को लगता है उसने कुछ उल्टा ही सवाल पूछ लिया है, इसलिए निखिल चुपचाप एक मूर्ति बनकर वहीं पर खड़ा रहता है। निखिल को ऐसे खड़ा देख शुभम उससे पूछता है कि तुम ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो। निखिल कहता है कुछ भी नहीं। तभी शुभम निखिल से पूछता है कि यह बताओ रिया को बुखार तो नहीं है ना। निखिल कहता है मुझे कैसे पता होगा। शुभम कहता है कि उसका हाथ या माथा छूकर देखो, पता चल जाएगा बुखार है या नहीं। निखिल रिया के पास जाते हुए उसके माथे को छू के देखता है कि उसे बुखार है कि नहीं, तो उसे पता चलता है कि रिया को बुखार नहीं है, बस वह सो रही है। तो निखिल ये बात शुभम को बताते हुए कहता है कि उसे बुखार नहीं है, वह बस सो रही है। तू आकर शुभम से कहते हैं कि नहीं, रिया को बुखार नहीं है, वह बस सो रही है। तभी निखिल कहता है कि कल सुबह तक रिया उठ जाएगी। निखिल की बातें सुनने के बाद शुभम कहता है यही कहना तो मुश्किल है कि वह सुबह तक उठ जाएगी। दवाइयों को सर बहुत गहरा होता है, शायद कल शाम भी हो सकता है। निखिल परेशान होते हुए कहता है कि इतना देर तक कौन सोता है। तो शुभम बताता है जब चोट वैम्पायर के दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है तो वह सोया ही रह जाता है, इसलिए तो मैंने कहा था कि तुम उसका ख्याल रखना, ऐसे हालत में इसकी मौत भी हो सकती है। शुभम के मुंह से ये सब सुनने के बाद निखिल परेशान होते हुए कहता है क्या अभी जगह दिया जाए। निखिल को समझाते हुए शुभम कहता है कि अभी सही समय नहीं आया है, कल शाम तक उठ जाएगी तो अच्छा है, यदि नहीं उठी तो उससे उठाना जरूरी होगा। शुभम की बातें सुनने के बाद निखिल हाँ में अपना सिर हिला देता है। ये सब बोलने के बाद शुभम अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद यामिनी के साथ आज जो भी हुआ वह सब सोचते हुए शुभम मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए वह भी सो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ निखिल की आंखों से तो मानो निदम ही गायब हो गई हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी वैम्पायर लव स्टोरी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।